अच्छा। अब जब आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करने के बाद ये जो स्क्रीन अब आपके सामने है ना, ये आया करेगी। अब पहले तो आपके पास ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, रैपिड रिव्यू ऑफ रेडियोलॉजी वाला, ये ज्यादा क्लियरली आपको नजर आता था और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती थी। लेकिन अब ये किया है कि हमने ना दो चीजें जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं इसमें, एक तो ये है कि यहाँ पे जो अगर आप ऊपर जाएं इस जगह पे तो वीडियोस का एक सेक्शन है। अब अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे ना, तो जितनी वीडियोस हम लोग अब रिकॉर्ड कर रहे हैं उन सारों को हम यहीं पे तरतीब वाइज अपलोड करते जाएंगे कुछ अरसे के लिए, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे सारे के सारा एक्सेस जो है वो अवेलेबल हो और आप इसको रिव्यू कर सकें। तो जिस सीरीज से हमारे टेस्ट चल रहे हैं ऑलमोस्ट उसी सीरीज के साथ ही आपको भी ये वीडियोस जो है आती आती जाएंगी। तो इस तरह ये है कि अब वीडियो 5 आ गई है जो फिफ्थ टेस्ट का है। इसके बाद फिर जो है आपकी जो अगली वीडियो है 6 आज की इंशाल्लाह जो भी होगी, तो वो इस तरह ऊपर आती जाएंगी सारी। तो इससे फिर आपको ये होगा कि एग्जैक्ट जो लिंक्स हम भेजते थे ना, तो उसकी बजाय अब आप लोग लॉग इन करके इसके थ्रू ही व्यू किया करेंगे, ताकि जो है वो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसको करना। अच्छा, उसके बाद जो है फिर दूसरी चीज ये थी कि जब आप डैशबोर्ड पे जाया करेंगे, तो अब हम दो चीजें करें। ये जो नीचे है, एक तो हमारे ऊपर वाला तो आप अभी देख ही रहे हैं, वो भी हमने डिस्कस भी करना है। लेकिन यहाँ पे ना हमने ये किया कि जो काफी सारे लोग थे जो रिटर्न के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और हम ये चाह रहे थे कि उनके लिए, चूंकि इसमें से भी उनको काफ़ी एडवांटेज होता था रिटर्न का, लेकिन वो उतना एक्सक्लूसिवली या जिस तरह होता ना कि मतलब सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं था ये। यानी कि ये हम बेसिकली रेडियोलॉजी की सॉर्ट ऑफ रिव्यू कर रहे हैं कि जो रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो एग्जाम है या आपकी जनरल प्रैक्टिस है या जो भी है, तो उसमें हम केसेस और क्वेश्चंस इस तरह ज़्यादा उसको कर रहे हैं इन्वॉल्व। लेकिन जो ये है हमारे पास जो इसमें जो अब हमने ये किया है कि जो कुछ एमसीक्यूज जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हैं वो हमने कुछ उठा लिए हैं, और कुछ हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ की डिस्क्रिप्शन जो पिछले एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं क्वेश्चंस, मतलब उनकी मदद से हम मतलब फर्दर क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं। और वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को इस जगह पे मतलब मिल रहे होंगे। और ये तकरीबन एवरेज हमारी ये है कि अभी जाहिर बात है कि क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग में है या मतलब अर्ली स्टेजेस हैं इसकी, तो इस वक्त इसमें 100% एक्यूरेसी हम गारंटी नहीं कर सकते। इसमें गलतियां भी होंगी, इसमें चीज़ें एरर भी हो सकते हैं। लेकिन स्टिल ये है कि हमारी कोशिश यही है कि जो मैक्सिमम हम दे सकते हैं वो आप लोगों को जितना जल्दी हो सकता है देना शुरू कर दें। उसके बाद हम इसको मेच्योर टाइम के साथ साथ कर लेंगे। तो इसमें हमारी टारगेट ये है कि हम 20-25 क्वेश्चन डेली के ऐड करते जाएंगे, जिस तरह हमें उसके सोर्सेज रेफरेंसेस और सारा कुछ मिलता जाएगा। और वो कॉमन सोर्सेज से नॉर्मली नहीं होंगे, यानी कि जो आप लोगों के बुक्स वगैरह में, उसके अलावा जो कुछ यानी कि और सोर्सेज हैं जिनमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको भी हम सारे के सारे को अंदर कर रहे हैं। लेकिन उनको सॉर्ट ऑफ रीराइट किया जाएगा, रीराइट करके उनका मतलब कंटेंट जो है वो अपडेट किया जाएगा, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे रखा जाएगा। तो उसमें ये होगा कि आप लोगों ने जो भी करना है, फिलहाल हमारे पास जब भी आप एक टेस्ट क्रिएट करेंगे तो वो टेस्ट क्रिएट करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इसी तरह जिस तरह आप इसके देते हैं, जिस तरह मैंने ये कोई टेस्ट दिया हुआ था, तो अब आपके ये एग्जाम है और उसके बाद ये इसकी ऑप्शंस है, तो आप भी जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके अलावा जो ऑप्शन ठीक होगी वो सारी की सारी आपको नजर आएगी। इसके अंदर ये होगा कि अगर आपको किसी में क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर होता है। तो आप जो हमारी हेल्पलाइन है या जो उसका नंबर है, उस पर आप ये नंबर और उसका जो आपका कंसर्न है वो आप पूछ सकते हैं। और उसका फिर जब भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको बता दूंगा और वो इसको आंसर आगे फर्दर कर देंगे आपको, अगर कोई इशू है किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हम वही क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं जिस क्वेश्चंस के अंदर हमारी अभी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आप वापस आ जाएं इस पर डैशबोर्ड पे। आपने यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और ये आपके सामने मैं इनमें से क्रिएट एग्जाम करूंगा, तो उसके बाद ये एग्जाम क्रिएट होके स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन खुद ही बन गया, इसमें ये खुद ही अपनी मर्जी से सारे एमसीक्यू से ढूंढ के रैंडमली उठा लाया है, और उठाने के बाद इसने यहाँ पे सारे के सारे ये क्रिएट कर दिए। और दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसमें चूंकि अभी ये सारे के सारे सेक्शंस, अब ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बनाया था ये टेस्ट बन गया वो वाला, ठीक है। तो अब आप इसके क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट रिज्यूम एग्जाम के साथ जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे, और फिर आप इसी तरह 5 जितने भी आपने क्वेश्चंस करने हैं, अभी 5, 10 और 15 की ऑप्शन है, आप इसमें से अपनी मर्जी से जितने आप करना चाहते हैं कर दें। लेकिन इस चीज पे याद रखिएगा कि ये जो है ना अभी रीयूज मतलब यानी कि क्वेश्चन वो रिपीट हो सकते हैं।
तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आपके लिए हम जो सिर्फ नए क्वेश्चंस और रीयूज क्वेश्चन की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फिर ये होगा कि आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और आप देखना चाहते हैं कि नए क्वेश्चंस आए हैं, तो आप न्यू क्वेश्चन करके क्रिएट करेंगे टेस्ट, तो वो फिर सिर्फ नए क्वेश्चन जो उसके उस टाइम के बाद ऐड होंगे वही आपके पास पूल में आ जाया करेंगे। तो इससे ये फायदा हो जाएगा कि आप फिर, और इसमें आप अपनी स्पेशलिटी को भी एड्रेस कर सकते हैं कि आप सिर्फ अगर जीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ जीआई सेलेक्ट कर लें, और अगर आप सिर्फ ब्रेन कर रहे हैं या आप सारों में से करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आपको सारे उस पूल के अंदर से क्वेश्चन उठा के लाएगा और आगे करेगा। इसको भी हम फर्दर मैच्योर करेंगे और इसको हम फर्दर टॉपिक सब टॉपिक्स पे लेके जाएंगे, जो आपका एनालिसिस भी दिया करेगा कि आपका कौन सा सेक्शन यानी कि ब्रेन है तो उसमें ट्यूमर्स का प्रॉब्लम है या डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस का इशू है या क्या इशू है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपने वो होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद, नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो जो आप लोगों ने टेस्ट देते हैं वो उसमें इमेज बेस्ड है, इसमें इमेज बेस्ड ज्यादा नहीं है, इसमें हार्डली कोई एक या दो क्वेश्चन इमेज बेस्ड हैं। बाकी इसमें मेरा अंदाजा है कि हम विद इन, मतलब विद इन अ वीक 1000 तक ले जाएंगे इसका पूल, और उसके बाद फिर आप लोगों के पास काफी सारी ऑप्शन होगी। एमसीक्यू बिल्कुल की अवेलेबल नहीं होगी, उसमें इस तरह होगा कि आप जब वो एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा पूरे का पूरा, और उसके बाद आपको इसके अंदर वो भी आ रहा होगा और साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रही होगी, उसकी डिटेल भी अवेलेबल होगी जिस एग्जाम में डिटेल होगी दी हुई। तो उसमें काफी सारे, इसमें अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपके पास पूरा उसकी जो डिस्क्रिप्शन है एग्जाम क्वेश्चन की वो सारी दी जाएगी। तो इसको मकसद सिर्फ ये था कि हम जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं बेसिकली, तो हम पूल को अपडेट रखेंगे, कि हमारी कोशिश ये है कि हम जो चेंजेस आ रही हैं नई चीजें वो हम फौरन की फौरन साथ जो हैं वो मतलब हम इसको अपडेट करते जाएं, यानी कि हर 6 महीने के बाद हमारा पूल सॉर्ट ऑफ अपडेटेड हो, और FRCR 2A के जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो, और उसके अलावा जो FCPS हैं, IMM है। तो अभी तो यहाँ पे एग्जाम की ऑप्शन नहीं है आपके पास ना कि आपने कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना है, लेकिन मीनवाइल कुछ टाइम तक हम ये भी, यहाँ पे ये भी आ जाएगी कि हमने जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको सेग्रीगेट इस तरह भी किया हुआ है कि IMM के लिए ये रिक्वायर्ड है, FRCR 2A के लिए है और FCPS 2 के लिए है। तो आप उसी में से ही, आपको क्वेश्चंस ही वो देगा कि जो उस एग्जाम से रिलेटेड है। मतलब अगर आप FCPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे, फिर IMM वाले सिंपल क्वेश्चन उसमें यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो टाइम आपके लिए सबसे बड़ा आपका एसेट होता है जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, मतलब आप रिव्यू कर सकें, आप फास्ट कर सकें, और आपकी जो गलतियां हुई हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वो कर सकें। फिर ये दूसरी एक और चीज भी है, इस क्वेश्चंस को भी हमने लिंक नहीं किया, लेकिन इनको हम, जो आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी पूरी की पूरी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस अब उससे भी लिंक करने हैं हमने। उससे ये होगा कि आपको वो एग्जैक्ट ये भी बता दिया करेगा कि जो है कि अब ये जो आपका एग्जाम आपने दिया है इसमें से आपका जो वीकेस्ट पार्ट है वो कौन से एरिया में बिलोंग करता है, मतलब अगर वो गैस्ट्रो में है तो गैस्ट्रो का स्टमक के अंदर किस एरिया के अंदर इसमें से आपके प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ तक हम इंशाल्लाह इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन ये ग्रेजुअली है। तो आप लेकिन इस दौरान अपना जो रिटर्न वाले हैं खासतौर पे, वो अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज करें, और इसको जो है ना, और ये बिल्कुल उसके अंदर ही है सारा कुछ, मतलब हम, हमारी कोशिश ये है कि हम वन मेंबरशिप के अंदर ही रखेंगे सारा कुछ, कि आप लोगों के साथ ये भी चलती जाए और इसके अलावा जो हम चीजें ऐड करें। इसी तरह बहुत जल्दी केसेस भी हम ऐड कर रहे हैं, और उसमें यह है कि एग्जाम केसेस होंगे कि जिस तरह ये आप MCQ सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसी तरह आप जिस तरह कार्डियोथोरेसिक है उसके केसेस सेलेक्ट कर लें, उसको आप अटेम्प्ट करें खुद ही, उसके फिर खुद ही आंसर्स आते जाएंगे, ताकि वो भी आपके पास मतलब फर्दर आप उस पर वर्किंग कर सकें। तो ये था फिलहाल हमारा जो इससे रिलेटेड था, और इसमें आप लोग इसको यूज करें, हमें फीडबैक दें, और उसमें आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजल्ट्स के जो एनालिसिस है वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी देना शुरू कर देंगे, और उसमें फिर आप लोगों को काफी सारा एडवांटेज होगा कि आप लोगों को एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि एग्जाम के करीब जाते जाते कौन कौन सी चीजें आपकी वीक जा रही हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी ठीक जा रही हैं। तो वो उसके साथ भी हमें काफी सारा आपको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, आप लोग इसको मैक्सिमम यूज करें, और फिर इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अभी इसमें क्वेश्चन में गलतियां भी हो सकती हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, फौरन आप मैसेज करें और उसकी मजीद कंफर्मेशन करवाएं कि क्या ये इस तरह ही है या ये डिफरेंट है। उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, और मैं खुद उसको दोबारा रीड करके रिव्यू करके आपको बता दिया करूंगा। वो जो प्रैक्टिस में MCQs है ना, आपने उसको एनालाइज नहीं करना, ये सिस्टम खुद ही एनालाइज करेगा उसमें ना।
वो अब उसको आप बस अपना एग्जाम दें और उसको मतलब आप करते जाएंगे तो हमें खुद ही सारे उसके फीडबैक्स आते जाएंगे। और प्लस ये है कि अगर कोई चीज़ मतलब एरर क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको खुद भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा इसमें मकसद इसमें ये है कि इसमें लेटेस्ट और टू दी क्या कहते हैं सॉर्ट ऑफ टू दी पॉइंट एमसीक्यूज हो, कि ऐसे जंक ना हो कि जिसका कोई फायदा ना हो पढ़ने का। तो इसलिए इसके अंदर आएगा। 2B के लिए केसेस आएंगे, पूल नहीं होता उसमें, केसेस हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और वो केसेस ये होंगे कि आपके जिस तरह आप कार्डियोथोरेसिक सेलेक्ट करके केस क्रिएट करेंगे तो आपके 6 केसेस खुद ब खुद ही आ जाया करेंगे। फिर उसको आप अटेम्प्ट करेंगे और खुद ही आप देखेंगे कि जी जो है ना आपने केसेस कितने ठीक किए हैं। इसी तरह हमारा उसमें एक्सरेज का अगर आपने चेक करना है तो वो भी करेंगे, लेकिन ये हम ग्रेजुअली हम बिल्डिंग कर रहे हैं पूरे सिस्टम की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफी सारा आ जाएगा। हाँ, और आफ्टर जैसे इसमें इसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना एमसीक्यूज को, तो इसका रिजल्ट फौरन आ जाना है, क्योंकि इसमें कोई वो डिले नहीं है। वो तो आप जैसे ही करके सबमिट करेंगे तो साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब आप उस रिजल्ट को रिव्यू करें, उसको देखें, उसको क्वेश्चंस को आगे पीछे करके जो भी आपने देखना है कौन से गलत हुए हैं कौन से आंसर्स थे, तो इसमें कुछ नहीं। एमसीक्यूज के अंदर पिक्चर्स नहीं होंगी, उसके अंदर जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। और इसमें जो है ये थ्योरी वालों के लिए इस पे लिखा हुआ है कि सेल्फ बेस्ड एमसीक्यूज फॉर आईएमएम एफसीपीएस 2 रिटर्न और एफआरसीआर 2A। तो ये उनके लिए बेसिकली ज्यादा डिजाइन किया जा रहा है कि जिस तरह हम वो ओरिजिनल एग्जाम में देते हैं, तो उस तरीके से ये जो है ना अपना कर सकें। और इसमें हम मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितने जल्दी और जितने ज्यादा और जितने अच्छे क्वेश्चन हम डाल सकें। तो ये डेली बेसिस पे अपडेट रहेगा, क्योंकि 2 बंदे इस पे लगे हुए हैं और वो हम उसके साथ मिलके ये कर रहे हैं अपडेट ना। तुम्हारी यही कोशिश है कि इसमें मैक्सिमम हम कम से कम जो मेन टॉपिक्स हैं तो वो सारे के सारे कवर हों आप लोगों के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो एग्जाम हो चुका है और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस दो आप लोगों के रिजल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह यानी काफ़ी अच्छा है। और आपको रिजल्ट एंड में बताऊंगा मैं कि कौन किसने क्या पोजीशन ली है। लेकिन अभी हम लेकिन फिर भी ये है कि ओवरऑल जो है ना हमारे मेजोरिटीज जो हैं वो 60s एंड 70s के दरमियान है, मतलब 76 72 68। और उससे ऊपर में हमारे पास 80s में काफी नंबर हैं लोगों का। और फिर बाकी मैं आपको इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो डिटेल में भी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन था जी कि आपका ये स्कैन कौन सा था आपका, टीवीएस। अच्छा, इसमें जब भी आप जो स्कैन स्टार्ट करेंगे ना, ये जो आप अपना अल्ट्रासाउंड और इस तरह की चीजें, इसमें आप लोगों ने सबसे पहला जो चीज देखनी होगी वो ये होगी कि ये कौन सा स्कैन के ऊपर आपको बताने लगा है। क्योंकि जब आपका ऑप स्कैन होता है, आप लोगों को पता है कि जो टीवीएस की फाइंडिंग्स हैं उसका क्राइटेरिया और है, और जो टीएएस है या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसका क्राइटेरिया और है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि सारी बातें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप टीवीएस करते हैं। तो उसमें लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इन दोनों की क्राइटेरियाज का पता होने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या आपका जो ये है क्या कहते हैं उसको, जो आपकी स्टेम है उसमें ये जरूर लिखा होगा एक। और दूसरा ये कि आपने इसको जरूर मेक श्योर करना है कि आप इमेज से भी पहचानना सीखें कि ये टीवीएस है या टीएस है, क्योंकि कई दफा जो आपके ये छोटे स्टेशन होते हैं इसमें आपके पास वो इमेजेस लगाए होते हैं उन्होंने, और उसमें आपने उसको देख के पहचानना होता है कि नहीं है या नहीं, ठीक है। तो उसमें आपको अभी आप सिर्फ इसको देखना शुरू करें इस इमेज को। तो इस लाइन को आपने याद रखना है कि इसका एंगल आप देखें कि कितना ये कर्व्ड है और कितना एक्यूटली मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके पास है ना जो ये सारे के सारा इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए है कि ये जो इतना गुलाई में आपको इतना ज्यादा एंगल जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल जो प्रोब है उसका कभी भी नजर नहीं आ सकता। अभी भी इन्होंने कट किया हुआ है क्योंकि ये तो इंग्लिश से भी ज्यादा होता है, तो इसलिए आप लोगों ने ये सबसे पहले याद रखना है। उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि अभी आप दोनों में देखेंगे कि इसके अंदर जो ये एंगल बन रहा है ना यूं करके जो अंदर से, इसको देखना है आपने। और जो एब्डोमिनल प्रोब का है वो बिल्कुल इस तरह लाइट सा होगा, तो इससे आपको अनलेस कि वो इसको छुपाना नहीं, जो कि नहीं छुपाते नॉर्मली, लेकिन अगर वो इसने नहीं छुपाया हुआ तो आप इसको मेक श्योर करेंगे इससे फौरन आपने सबसे पहले इमेज में इसको देख लेना है। और जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपने साथ ही डिसाइड कर लेना है कि ये ट्रांस एब्डोमिनल है या ये ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है। तो इसमें ऑब्वियसली जिस तरह ये एक्यूट एंगल है बहुत ज्यादा, और आपको प्रोब इतना इस तरह की प्रोब तो नहीं होती ना कोई भी एब्डोमिनल की, तो इसलिए इसके अंदर आपको फौरन ये पता लग जाएगा कि ये जो है हमने ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया होगा। अच्छा, उसमें उसने कहा कि जी एक आपको लीजन मिला है, और इस लीजन के अंदर जो है उसने कहा कि 2 3 आपको बताया। एक तो ये प्रेग्नेंट पेशेंट है,
और दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली इसके अगर ये प्रेग्नेंट पेशेंट कह रहे हैं तो बीटा एचसीजी पॉजिटिव होगा। द सोनोग्राफर वाज एबल टू शो स्लाइडिंग साइन की बात की है, और एडनेक्सल मैस की बात की, और उसके बाद उसने कहा है कि जी जो है ये मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, अब इसमें जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है वो क्या होती है? वो ये होती है कि आपको आपकी जो बीटा एचसीजी है वो तो पॉजिटिव मिल रहा होता है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई कहीं से भी जगह पे प्रेगनेंसी इंडिकेट नहीं हो रही होती, कि आपको प्रेगनेंसी का नहीं पता लग रहा होता। ठीक है, अब उसमें आके आपने क्या करना होता है कि आपने यानी कि जो अननोन लोकेशन है उसमें आपको प्रेगनेंसी का लोकेशन ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती कि कहाँ पे है, लेकिन बीटा एचसीजी आपका जो है वो पॉजिटिव आ रहा होता है। इसका पूरा एक सेपरेट क्राइटेरिया है कि किस नाम में उसको फॉलो करना होता है, क्या करना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें तो आपको सामने उन्होंने एक एरिया दिखाया हुआ है। दूसरा ये है कि जो एक्सोफिटिक कॉर्पस ल्यूटियम की ऑप्शन थी। एक्सोफिटिक कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसमें कभी भी जो है स्लाइडिंग साइन नहीं आता। स्लाइडिंग साइन का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट की ओवरी मूव करेगी तो साथ ही जो है लीजन भी साथ ही मूव करेगा। तो इसमें अगर यानी कि स्लाइडिंग साइन के अंदर अगर पॉजिटिव है तो दोनों चीजें, क्योंकि अगर तो ओवरी के मूव करने के साथ ही लीजन मूव कर रहा है तो वो स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन अगर ओवरी अलग मूव कर रही है और जो लीजन है वो साइड पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये स्लाइडिंग साइन पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि ओवेरियन ओरिजिन का नहीं है जो भी चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसने कहा कि जी स्लाइडिंग साइन भी इसको नजर आ गया कि जो ओवरी और इसके दरमियान में था, तो इसका मतलब ये है कि ओवेरियन चीज नहीं थी। तो अब इसके अंदर आपके पास जो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट होती है वो आपको पता है कि ओवरी में यानी कि बनती है, और उसने प्रोजेस्टेरॉन पहले जब तक के प्लेसेंटा नहीं बनाना शुरू कर दिया तब तक इसने करना है। तो इसलिए ये लेस लाइकली है, ये ऑप्शन निकल गई। उसके बाद फिर आपके पास थी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और फिर थी आपके पास हेमरेजिक सिस्ट। तो हेमरेजिक सिस्ट सारी बात है कि इस तरह की नहीं होती, तो इसमें आपके पास जो एक ऑप्शन थी वो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की थी, और जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो इसके अंदर अगर आपने दोबारा उसको मतलब ये नहीं कि उसमें ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। और दूसरा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपने याद रखना है कि ये जो एक्ोजेनिक एरिया आ रहा है ना, ये डोनट, इसको तो वैसे तो ये लोग कहते हैं बेगल साइन, BAGL बेगल साइन, ठीक है, लेकिन जो आप लोग इसको याद कर सकते हैं डोनट साइन से कि भी पूरे का पूरा एक एक्ोजेनिक एरिया और सेंट्रल हाइपोइकोइक यानी कि जिस तरह का सिस्टिक एरिया पड़ा, तो ये टिपिकल जो है वो एक्टोपिक का एक साइन है। अभी हम और भी देखेंगे साइंस, लेकिन इसमें आपने इसको ये देखना है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर आपका स्लाइडिंग साइन का मतलब ये होता है कि जो अगर ओवरी स्लाइड करनी शुरू कर दे, यानी कि ये लीजन पड़ा हुआ है सपोज करें, और ये ओवरी है तो आपके मूवमेंट के साथ ओवरी मूव कर रही है और ये लहदा मूव कर रहा है, यानी इन दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं है। अगर ओवेरियन सिस्ट होगी तो अगर ओवरी मूव करेगी तो वो सिस्ट भी साथ ही मूव करेगी ना, लेकिन अगर दो लहदा चीजें हैं, दो लहदा जगहों में पड़ी हैं, तो एक चीज मूव करने के साथ जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज मूव करे। तो इसमें इस चीज को इसने स्लाइडिंग साइन का। दूसरा उसके बाद जो है ना जो जी टिपिकल एक टॉपिक, हमने वो एग्जाम में आपको दिखाएंगे भी नहीं, आपको टिपिकल केसेस दिखाने होंगे तो फिर तो उनको इतना इजी नहीं होता, लेकिन वो ये है कि ये टिपिकल एक टॉपिक जो है ये मतलब आपको एक पूरे का पूरा ग्राइकोजेनिक एरिया मिल गया और स्लाइडिंग साइन बता दिया, और उसके बाद ये प्रेग्नेंट पेशेंट है तो बस फिर एक टॉपिक है। और इसमें तकरीबन 5 लोगों ने इसको एक्स्ट्रोफिटिक कहा था, बाकी सारे लोगों ने तकरीबन ठीक किया था, तो इसलिए ये एक्टॉपिक में फाइनल होगी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 था क्वेश्चन जो कि आप लोगों में से ये था कि उसने ये पूछा था कि जी व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप फॉर कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल्ड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं इसको, अच्छा इसमें जो आपके पास मुझे इसको जरा minimize कर दें। अच्छा, जो इसमें आपके पास ऑप्शंस थी उसमें से एक टेट्राप्लॉइड थी, एक हैप्लॉइड थी, एक ट्राइप्लॉइड थी और एक डाइप्लॉइड थी। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो कंप्लीट मोल होता है ना वो आपका किससे बनता है, और कंप्लीट मोल आपका हमेशा डाइप्लॉइड होता है। वो क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा इसमें स्पर्म से आता है,
और उसके बाद वो एम्प्टी ओवम को जो है वो जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता उसको फर्टिलाइज करता है और वो फिर बनता जाता है और उसके साथ स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इसमें आपकी जो हमेशा जो मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप है कंप्लीट हेरिडिटरी फॉर्म मोल में वो हमेशा डाइप्लॉइड होगी। जबकि जो ट्राइप्लॉइड होता है उसमें क्या होता है कि जो यानी कि अब नॉर्मल स्पर्म जो है वो नॉर्मल एग को हैप्लॉइड को करता है, और हैप्लॉइड का मतलब ये होता है कि ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो नहीं होता, इसीलिए तो फिर आइडेंटिटी फॉर्म होल बनता है। तो इसलिए आपने इसको जो है ना सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें जो आपकी मोस्ट कॉमन टाइप है आइडेंटिटी फॉर्म होल में वो डाइप्लॉइड है। तो अगला क्वेश्चन एक और था और उसमें क्या था कि जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो थी वो आपकी ये इमेज था और उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ था कि जो आपका है अब पार्शियल मोल में क्या टाइप होगी, एक मिनट में आपको अभी इसकी ना वो देता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। हम्म, जो होता है ना आपका कंप्लीट मोल उसमें तो आपने कह दिया कि जी वन स्पर्म प्लस एम्प्टी ओवम है। जो आपका पार्शियल मोल होता है उसकी ट्राइप्लॉइडी होती है। ट्राइप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि जो आपके दो स्पर्म प्लस वन नॉर्मल एग, तो वो फिर क्या करता है 69 XX Y 69 XX X और 69 XYY में जा सकता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो कंप्लीट मोल है उसमें वो डाइप्लॉइड है, ठीक है। और उसमें आपका जो है चूंकि वो जो इसमें 46 XX डाइप्लॉइड नॉर्मली होता है ज्यादा, और जो दूसरा है उसमें XY जो है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, वो 10% है। तो इसलिए मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली 46 XX जो है इसका वो इसका डाइप्लॉइड होगा। और दूसरा जो पार्शियल मोल है उसके अंदर आपका ट्राइप्लॉइडी होगी। ट्राइप्लॉइडी में 69 XX XY जो है वो मोस्ट कॉमन है, लेकिन ऑब्वियसली XXX और XXXYY दोनों हो सकते हैं उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जी फिर आपका आता है ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो आप ना इमेजेस को देखें। अच्छा, इसमें ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से इस जगह तक, ये सर्विक्स का है, ठीक है। और ये जो पहला स्कैन था इसके अंदर वो आपका ट्रांसवेजाइनल था, और दूसरा इमेज था वो भी, एक मिनट देख लो। हाँ ये देखें, ये जो है ना इसमें यहाँ से यहाँ तक आपका पूरे का पूरा सर्विक्स आ रहा है इस जगह तक। उसके बाद फिर सर्विक्स के साथ ये एक एरिया पड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है कि जिसमें आपको ये पूरे का पूरा स्कैन दिखाया गया है। यहाँ पे ये सर्विक्स और ये वो वाला एरिया और ये एंडोमेट्रियल कैविटी है जो ये सारी की सारी जा रही है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये आप स्टार्ट करेंगे, ये सर्विक्स है, सर्विक्स के फौरन बाद ये एक एरिया है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से ये पूरे का पूरा ये इसकी जो फंडस है यूट्रस की वो पड़ी है, और फंडस के अंदर ये एक क्या कहते हैं हाइपो इकोइक सा एरिया पड़ा हुआ है जो मोस्ट लाइकली कलेक्शन ब्लीड हीमाटोमा है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग, पेन एंड ब्लीडिंग, और टीवीएस किया गया। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड होल यूट्रस दोनों ही टीवीएस हैं, लेकिन एक में सिर्फ आपको जो ये दिखाया गया है जो इसका लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, और दूसरा जो है वो होल यूट्रस दिखाया गया है। अब इसमें जो था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि गेस्टेशनल सैक, सर्विक्स और ब्लड इन फंडस, ये तीनों चीजें आपको अब बता दी गई थी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपने इसमें से डिसाइड करना था कि इसकी लोकेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा हो सकता है। अब जो नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी थी वो कभी भी इस तरह नीचे नहीं होती, वो कहाँ पे होती अगर होती, वो इस जगह पे होनी थी। ये जो इसके सर्विक्स के बाद एंडोमेट्रियम था तो एंडोमेट्रियम के अंदर वो आनी चाहिए थी। उसके बाद सिजेरियन स्कार इम्प्लांटेशन, ये मोस्ट कॉमन एरिया है जहाँ पे आप सी सेक्शन का स्कार देते हैं। ये देखें, ये जो ये जगह, यहाँ से सर्विक्स खत्म हुआ, सर्विक्स के ऊपर यहाँ से जो एरिया होता है यहीं से आपका सी सेक्शन का मोस्ट लाइकली जो स्कार होता है इसका, यानी कि जो इंसिजन देते हैं उस जगह से देते हैं। तो यहीं पे आपकी जो है वो स्कार की फॉर्मेशन हुई होती है। तो ये जो ऑप्शन थी इसमें बी जो था सिजेरियन स्कार इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी इसमें करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद फिर सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो आपकी जो ट्यूम या जो लीजन होता है वो नॉर्मली, सॉरी ये जो फीटस होता है, एक मिनट इसको बंद कर दूं, इसकी वो इस जगह होना चाहिए था, ये सर्विक्स के अंदर, या यहाँ पे पूरी की पूरी सर्विक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्विक्स के अंदर नहीं था, सर्विक्स से ऊपर था।
और एबॉर्शन इन प्रोग्रेस जो होती है ना, एबॉर्शन इन प्रोग्रेस के लिए सबसे पहले जो आपका क्या कहते हैं उसको, गेस्टेशनल सैक है, वो तो सही जगह पे हो ना, तो फिर आप इसको आगे कहेंगे। अभी आपको कैसे पता है कि ये जो है वायबल है नहीं है वायबल, हो सकता है इसका हार्ट रेट आ रहा हो, और अबॉर्शन इन प्रोग्रेस आप फिर इसको कैसे कमेंट करेंगे जब आपने इसको ये चीज़ देखी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है थी सर्वाइकल स्कार इम्प्लीमेंटेशन थी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने दिया था कि इसमें आपको ये पता लगे कि जो टीवीएस है उसमें जो आपको एंडोमेट्रियम है उसमें अगर फ्लूइड है तो इस तरह नजर आएगा, और उसके आगे अगर ये जहाँ पे स्कार प्रेगनेंसी है या स्कार सिजेरियन स्कार इम्प्लांटेशन है वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। अच्छा जी, हिमाटोमा क्यों है जी? वो इसलिए कि ये टॉपिक इंसर्शन है ना, तो टॉपिक इंसर्शन के बाद वो ब्लीड तो कर सकते हैं। हाँ एनाटमी है, बस आप इसकी समझ लें कि आपको ना यहाँ से देखे ना ये सर्विक्स है, और ये पीछे इसका वो वाला सी सेक्शन वाला एरिया है, और उसके बाद फिर पीछे जा रहा है। और आप इनको ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे हमेशा ये देखना है कि अगर इतना एक्यूट एंगल है तो ये टीवीएस है, फिर टीवीएस की आपने अपने जो एक दो इमेजेस हैं वो एटलस से देख लें कि किस तरीके से आपको वो पूरे का पूरा एरिया नजर आता है, और यहाँ पे पूरे का पूरा आपको एरिया ये यहाँ से नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगले पे हम चलते हैं। ब्लड इन एंडोमेट्रियल कैविटी है जी, एंडोमेट्रियल कैविटी, ठीक है, एंडोमेट्रियम यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है, और वो इस वजह से ये है कि इसने ऑक्लूड कर दिया इसका आउटफ्लो, क्योंकि ये जब स्कार के अंदर आ जाएगी प्रेगनेंसी तो वो मैस इफेक्ट देके यहाँ पे स्टेनोसिस कर देगी इसके ऊपर, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी वो बाहर निकलने की बजाय वो अंदर ही कलेक्ट होती जाएगी, और उसके साथ फिर वो हीमाटोमा साथ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें मेजोरिटी लोगों ने अबॉर्शन इन प्रोग्रेस कहा था, लेकिन अबॉर्शन इन प्रोग्रेस के लिए जो है ना आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि गेस्टेशन से इंट्रा कैविटरी होना जरूरी था। इसमें आप इंट्रा कैविटरी होता ना तो फिर हम यहाँ पे अगर होता और फिर हम इस तरह की फाइंडिंग देखते जिसमें पेन शेन वगैरह थी, फिर हम जरूर लिख देते इसको। अच्छा जी, उसके बाद अगला था आपका, ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 था, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना एनाटमी का था, और उसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो है आपके पास स्ट्रक्चर्स की चार की ऑप्शन थी कि क्या ये योग सैक है, या ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम है, या ये एमनियोन है, या ये एम्ब्रियो है। ठीक है, तो अब इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो ये स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरह आगे मतलब निकल रहा है, जिस तरह ये एरो दिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे ये हमेशा क्या चीज होती है, योग सैक होता है। एम्ब्रियो जो होता है वो हमेशा इस जगह पे होगा, और ये वाला जो पार्ट नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये आपको एम्ब्रियो नजर आएगा, और इसके अलावा एमनियन होगा इसके अंदर। तो ये जो योग सैक होता है ये जब तक बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है प्लेसेंटा से वो सप्लाई स्टार्ट नहीं होती, तो योग सैक है वो उसको थ्रू वेटलाइन जो डक्ट होती है वो उसको सप्लाई देता रहता है, क्योंकि जाहिर बात है सेल ने ग्रो करना है, उसको एनर्जी तो चाहिए कहीं ना कहीं से। तो तब तक जो है योग सैक के अंदर जो वो योग होता है वो उसकी एनर्जी का सोर्स होता है, और वहां से फिर इसको ये पूरे का पूरा मिलता रहता है। तो इसलिए इसको याद रखना है कि ये हमेशा यहाँ अगर आपको ये दिखाया जाए तो ये योग सैक होगा, और ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ पे ये यहाँ पे इसका फीटल पोल का जो प्लेट है वो बनेगी, और फिर वो आगे ग्रो करके पूरी की पूरी जो है वो आगे चलेगी। ठीक है, ये एनाटॉमी थी भाई, इसमें तो खास चीज कोई नहीं थी, इसमें योग सैक इसका आंसर था। उसके बाद अगला चलें आप, अगले जो है वो आपके पास था पेशेंट प्रेजेंटेड विद pelvic पेन, vaginal bleeding, she has a positive pregnancy test, what is the diagnosis? ठीक है जी, अच्छा इसमें आपके पास जो एक मिनट मुझे दे, मैं आपको ना पहले पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, हाँ ये इसके ना जो एक्टोपिक के लिए आपके एरियाज जो होते हैं ना वहाँ पे ये होता है कि ये इन्फेंडिबुलर पार्ट है, ये आपका एम्पुलरी पार्ट है, ये पेरिस्टमक पार्ट है, और ये जो है तो इसके अंदर जा रहा होता है ना यूट्रस के जो मतलब उसके मायोमेट्रियम के थ्रू क्रॉस करता है, उसको आप इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो नॉर्मल लोकेशंस होती हैं उसमें से तकरीबन 90% जो होती हैं, आप एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक टॉपिक में जो है वो
आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसीज जो है ट्यूबल, वो है 90%। और जो 90% आपकी है ना, उसमें से तकरीबन जो यानी कि 90 का 8 यानी 80% जो है वो एम्पुलरी रीजन में इस जगह पे होती है, ठीक है। और तकरीबन 15% जो है वो आपकी स्टमक रीजन में होती है, स्टमक ये वाला जो रीजन है। और उससे कम फिर आपकी इंटरस्टिशियल में होती है, ठीक है जी। कि ये जो पार्ट है ना आपका इंटरस्टिशियल, ये तकरीबन 2 से 4% एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है। तो मोस्ट कॉमन एम्पुलरी है, उसके बाद स्टमक है, और फिर इंटरस्टिशियल है। तो इसके बाद फिर जो बाकी इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं आपके पास, वो ओवेरियन होती है। जो ओवेरियन 3% प्रेगनेंसी और सर्वाइकल हो सकती है, और सी सेक्शन स्कार होती है जो भी हमने देखी है, वो लेस देन 1% होती है। तो आपने ये सबसे पहले याद रखना है, टॉपिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रेगनेंसीज की, वो यहाँ यहाँ पे हो सकती है। ये जो जो के मतलब जाहिर बात है कि रिस्क कर सकती है। अब जो नॉर्मल, अब इसमें अगर आप देखें ना, तो आपको जो चीज इंपॉर्टेंट थी ना इसमें, एक मिनट दें मुझे, इसमें से ये वाला इमेज हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना ये जो आपका यानी कि जो सारे का सारा जो सैक था, वो आप इसमें अगर आप इस यहाँ पे यूट्रस के साथ इसको कंपेयर करें, कहाँ गया यूट्रस, तो ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूट्राइन का मतलब ये है कि वो एक्सेंट्रिक नहीं होती, नॉर्मली वो सेंटर ऑफ द इस यूट्रस के अंदर होती है। और ये उन्होंने आपको यूट्रस का इमेज भी दिखाया हुआ है कि ये जो यूट्राइन कैविटी है, इसमें प्रॉपर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल खाली है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, एक मिनट को फालतू में निकाल दो जरा, ताकि हम सिर्फ उसी पे रह जाए। तो वो है तो यूट्रस के अंदर ही, लेकिन वो एक सेंट्रिक है, एक साइड पे बढ़ी हुई है बिल्कुल। वो एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर सेंटर्ड नहीं है, वो किसी एक साइड पे गई हुई है। तो अगर वो एक साइड पे जाए, तो अगर आप इस इमेज के हिसाब से देखें, तो वो यही एक लोकेशन बनती है जो कि आपको यूट्रस के अंदर अगर एक्सेंट्रिक प्रेगनेंसी मिल रही है, तो मोस्ट लाइकली जो है वो आपकी इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। ये याद, आपने बात याद रखनी है। और डेफिनेट इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी किस तरह होगी, क्योंकि आपको यूट्रन के अंदर तो पूरी एंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो बिल्कुल नीट मिली है। एंगुलर प्रेगनेंसी इस तरह नहीं होती, वो जो है ना उसके साथ सिर्फ थोड़ा सा एंगुलेटेड होती है, लेकिन वो कोई इतनी डिफरेंट नहीं होती उसको, मतलब वो लेस लाइकली है कि चेक हो। उसके बाद प्रेगनेंसी ऑफ अनसर्टन वायलेबिलिटी जो है ना, इसकी भी कोई वो वैल्यू नहीं बनती, क्योंकि इसमें आपके ऑब्वियसली जो है वो इम्प्लांट तो हुआ है, और है भी यानी यूट्राइन पार्ट के अंदर ही। और तीसरी जो आखिरी आपके पास ऑप्शन थी, वो थी इंटरस्टिशियल एक्टोपिक की। अच्छा, अब इसमें जो एंडोमेट्रियल कैविटी आपने देख ली थी, गेस्टेशनल थैक था, और फार लेटरल इन द इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। द सराउंडिंग मायोमेट्रियम इज थिन। इसके साइड पे जो ये बिल्कुल थोड़ा सा मायोमेट्रियम आ रहा है, क्योंकि इस ये वाले एरिया के अंदर इम्प्लांट हुई हुई है ना ये, इस जगह पे। तो ये यहाँ पे जो आपका वो एंडोमेट्रियम का एरिया आता है, वो बिल्कुल ही थिन सा रह जाता है यहाँ से देखें इस जगह पे। तो इसलिए इसको आपने इंटरस्टिशियल ही देना था। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये एम्पुलम नहीं है। और हाँ बिल्कुल इस तरह ही है। और जो स्कार था वो भी हमने देखा था उसमें, वो तो उसमें डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोब है उसके, अगर वो आगे की तरफ है तो एंटीरियरली बनेगी ना, क्योंकि एंटीरियर की तरफ ही स्कार आएगा ना। तो जहाँ पे इंटीरियर पार्ट है यूट्रस का, वो उस साइड पे ही नजर आएगी, क्योंकि जो सी सेक्शन दिया जाता है वो यूट्रस के इंटीरियर पार्ट पे दिया जाता है। तो वो अपने रेफरेंस ले लेना है कि जब आपने एक टॉपिक के लिए वो इंसर्ट करेंगे प्रोब, तो उसके बाद फिर आपको उसके रेफरेंस में मिल जाएगा कि इंटीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है। तो ये ऑब्वियसली इंटीरियर पार्ट की तरफ ही ज्यादा होगी। अच्छा जी, इससे अगला जो क्वेश्चन था वो था छठा। इसमें फिर एक थी आपको, दिस इज नॉर्मल फॉर वायबिलिटी। इसके आपने फिर वही एनाटॉमी का क्वेश्चन था बेसिकली। और इसमें उन्होंने बताया था कि जी आपने इसमें से दो चीजों में से हमें बताना है कि जो ब्लू और जो वाइट है वो क्या है। वाइट तो जाहिर बात है कि आप लोग जब भी जो भी स्कैन करते हैं उनको आइडिया है कि जो वाइट है वो एम्ब्रियो ही है। तो वाइट एम्ब्रियो के साथ हमारे पास दो ऑप्शंस थी। तो ये शुक्र है कि ये तो सरों ने कंफर्म लिखा है कि वाइट इज एम्ब्रियो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब दो ऑप्शंस और दी गई थी, वो क्या थी कि एक, क्या ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक आपको पूरे का पूरा एक एरिया नजर आ रहा है जाता हुआ यहाँ से यहाँ तक, क्या ये जो है वो एमनियन है या ये योक सैक है। योग सैक कभी बच्चे को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ अम्बलाइकस से कम्युनिकेट करके आगे एक छोटा सा सिस्टिक एरिया होगा। और वो जो क्या कहते हैं, जो सिस्टिक एरिया होगा वो
और ये जो उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो बेसिकली उसको थोड़ा थोड़ा सप्लाई होता रहता है जब तक ये बच्चा अपना जो है प्लेसेंटा के थ्रू कम्युनिकेशन बना के मदर से एनर्जी नहीं लेना शुरू कर देता। तो इसलिए वो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि उसको कवर कर रहा है पूरे का पूरा, वो कभी भी योग सैक नहीं हो सकता, क्योंकि योग सैक ने आगे एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, जहाँ पे ये अम्बलाइकस होता है इसी जगह से वो कनेक्शन बनता है। और उसके बाद फिर इवेंचुअली जब वो फीड इन कर देता है उसको, यानी कि अपना पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो खाली हो जाता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना वो आगे चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना आपने कि इसमें स्ट्रक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए था। ये एमनियन था जो ये ब्लू कलर का था। तो तकरीबन क्या कहते हैं 30% लोगों ने जो है ना इसको योग सैक लिखा हुआ है। तो योग सैक नहीं है भाई, ये जरा गौर से देख लें, इसको आपने एमनियन ही करना है। योग सैक हमेशा वो जिसे हमने पहले देखा था कि उसके साथ कम्युनिकेट करके आगे होगा, वो एब्डोमेन के साथ कम्युनिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि इस जगह से कनेक्ट करता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आए अगले क्वेश्चन पे, वो के क्वेश्चन नंबर 7 था। और ये फिर एक टिपिकल जो क्वेश्चन आपका होता है कि जो 1 डे ओल्ड फीमेल प्रेजेंट डायग्नोज्ड प्री नेट डायग्नोज एबनॉर्मेलिटी। अब इसमें उन्होंने आपको ये इमेज दिया है, एक सेकंड यहाँ था कि बाकी निकाल दूं। तो इसमें आपको जो चीजें नजर आ रही हैं जाती हुई, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन पूछी थी आपसे, क्लोएकल एक्स्ट्रोफी और गैस्ट्रोशीसिस, अम्बिलिकल हर्निया, और उसके बाद जो है ना फिर और क्या था, बॉडी स्टॉक एनॉमली और ओम्फेलोसील। तो इसमें बेसिकली जो आपका मतलब टाई थी वो ये थी कि क्या ये गैस्ट्रोसिस है या ये ओम्फेलोसील है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक तो बाउल लूप्स तो जाते नजर आ ही रहे हैं कि अगर आप इसको देखें तो स्टमक भी पूरे का पूरा बाहर यहाँ से निकला पड़ा है, लेकिन उसके साथ जो ये स्ट्रक्चर पूरे का पूरा एक बाहर जा रहा है जो व्हाइट से कलर का है, तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली लिवर है जो कि इसके साथ बाहर को एक्सटेंड करता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर ऐसी चीज हो जिसके अंदर आपको एब्डोमिनल कंटेंट्स विद बाउल लूप्स यानी कि एक्स्ट्रा एडिशनल टू बाउल लूप्स मिल रहे हों, तो उसमें जो मोस्ट लाइकली आपका डिफरेंशियल बनता है वो आपका ओम्फेलोसील बनेगा। तो इसमें जो आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस थी उसमें से आपके पास ये मैं ये पहली ऑप्शन बताता हूँ आपको। बाकी गैस्ट्रोसिस जो है ना वो कभी भी बाउल लूप्स के साथ अलावा यानी कि बाउल लूप्स ही होते हैं उसमें, उसमें बाकी प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स बहुत लेस लाइकली हैं। और दूसरा ये है कि इसमें अगर आप इसको देखें ना, तो ये जो जो भी चीजें हैं इनके ऊपर ना एक पूरी की पूरी ये मेम्ब्रेन भी जा रही है, जो यानी कि यहाँ से लेके ये पूरे का पूरा आप कवर करें ना, तो ये एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है। जबकि जो आपका गैस्ट्रोसिस होता है उसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी ऊपर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर यानी कि ये सपोज करें बाउल लूप्स होते हैं तो सिर्फ आपको बाउल लूप्स नजर आने चाहिए थे, बाउल लूप से बाहर कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक सीटी स्कैन है जो कि हम फेलोसील का किएगा। दूसरा मिड लाइन में भी है ऑलमोस्ट लाइक, नहीं तो वो जो होता है गैस्ट्रोसिस वो थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट साइड पे नॉर्मली होता है। तो एक तो इसमें यहाँ तक आपने ये बातें याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हाँ जी, ये क्वेश्चन था कि हम पेडियाट्रिक्स की तरफ, वो भी पेडियाट्रिक्स का पेशेंट था। इसका दो तीन चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि इसमें आप लोगों की मेजोरिटी के आंसर्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत अच्छे थे, क्योंकि तकरीबन 85% लोग करेक्ट थे। लेकिन कुछ दो लोगों ने, एक ने कोलोनिक कैट्रीजिया दिया था और एक ने दो दो लोगों ने जो है मेल रोटेशन विद मिड गट वॉल्वुलस टाइप जो है वो दिया हुआ था। अच्छा, अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि नॉन बिलस एमएसएस है, इसका क्या सिग्निफिकेंट होती है बिलस और नॉन बिलस की, या बिलस या नॉन बिलस वॉमिटिंग की। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो एम्प्यूला है, जो एम्प्यूला वाट है वहां पे आगे सीबीडी ओपन करती है, गाल ब्लैडर के कंटेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉन बिलस वॉमिटिंग है तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उस यानी कि सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से पहले ऑब्स्ट्रक्शन है। क्योंकि अगर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बाद ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि वो फिर बिल्लस हो जाएगा, क्योंकि जारी बात है कि अगर उससे उससे पहले का कंटेंट ने बाहर आना है तो बाइल ने भी साथ ही बाहर आ जाना है। जबकि जो नॉन बिलस है उसमें ये होता है कि वो सिर्फ गैस्ट्रिक कंटेंट्स ही होते हैं जो कि रिगर्जिटेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन बिलस वॉमिटिंग है उसके अंदर मिड मेल रोटेशन विद मिड गट वॉल्वुलस इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो है ये अमूमन प्रॉक्सिमल
जुजिनल लेवल पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करती है, और जो मैल रोटेशन विद पेल्विलस है उसमें ज्यादातर बिलस वॉमिटिंग के साथ जो है पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, उसमें आपको ये जो एयर है ये यहाँ तक नीचे तक मिड लाइन तक वापस आती नजर आ रही होती है, वो इस जगह पे कंफाइंड नहीं होती। तीसरी चीज ये है कि जुजिनल एट्रीजिया में क्या होता है, जुजिनल एट्रीजिया में आपके पास सबसे पहले नॉन बिलस वॉमिटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें बिलस हो जाएगी, क्योंकि जुजिनल एट्रीजिया तो फिर डुडेनम के तो सारे कंटेंट्स बाहर आएंगे ना वापस। तो इसका मतलब ये है कि जुजिनल एट्रीजिया भी इस तरह प्रेजेंट नहीं करता, और उसके अलावा फिर ये होता है कि डुडेनम सारी की सारी पहले डिस्टेंडेड होती है। क्लोनिक एट्रीजिया क्यों नहीं हो सकता? क्लोनिक एट्रीजिया एक तो आप लोगों ने देखा हुआ है माइक्रोकोलन की तरह प्रेजेंट करता है उसमें, और दूसरा ये होता है कि उसमें स्मॉल बाउल जो है वो आउटलाइन हो रही होती है। इसमें आप देखें तो सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है, ये स्टमक, उसका गैस्ट्रिक एंट्रम, और शायद पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम जो है वो कुछ आपको डायलेटेड नजर आ रहा है, जिसको आप सॉर्ट ऑफ डबल बबल साइन कहते हैं, कि आपको दो बबल्स नजर आ रहे हैं, ये बबल है और एक ये बबल है। तो लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जो, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि डिस्टल गैस भी नहीं है। लेकिन एक इसमें एक फाइंडिंग है या एक केस होता है कि जो है तो ड्यूडेनल एट्रीजिया का, लेकिन आपको उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो डिस्टल भी नजर आ रही होती है एट्रीजिया से। तो वो केस एग्जाम में भी लगा देते हैं कई दफा, लेकिन और वो यही आपसे पूछते रहते हैं कि जी ये एयर फिर आगे कैसे चलेगी अगर आप कह रहे हैं ट्रीजिया, ट्रीजिया का मतलब है कंप्लीट ओक्लूजन। तो वो क्या होता है कि जहाँ पे आपका मेजर और माइनर पेपिला ओपन करते हैं ना, तो कई दफा जो एट्रीजिया वो उन दोनों के दरमियान में डेवलप हो जाता है, ड्यूडेनल एट्रीजिया जो है। तो अगर उन दोनों के दरमियान में ड्यूडेनल एट्रीजिया आएगा ना, तो क्या होता है कि वो मेजर पेपिला और माइनर पेपिला के थ्रू एयर आगे पास होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जाके कम्युनिकेट करते हैं आपस में ना ऊपर। तो वो क्या करते हैं, उधर से जाती है वो पेनक्रियास से होती हुई दूसरी साइड से डिस्टली निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर तो ऑब्वियसली बिल्ड होता है। तो ये भी आपने याद रखनी है कि इसमें ड्यूडेनल एट्रीजिया में 100% नहीं है कि वो डिस्टल एयर नहीं होगी, वो हो सकती है। लेकिन उसके लिए फिर उसका बड़ी स्पेशल जो है वो नजर आएगी आपको, डिफरेंट जो है उसकी अपीयरेंस। ठीक है, लेकिन ये सब आप लोगों के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था कि इस तरह का केस कई दफा लग जाता है। अच्छा जी, इससे अगला जो पेशेंट था वो था आपके पास के 10-year-old मेल पेशेंट हु फेल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड्स। अच्छा, इसमें तो वैसे तो ये था कि आप लोगों को इसमें ऑलमोस्ट लाइक सारे ठीक है, लेकिन एपोफिजियल इंजरी जो है ना वो नॉन आर्टिकुलर ग्रोथ सेंटर्स होते हैं। ये याद रखना है आपने, एपोफिजियल जो है वो मतलब कभी भी वो वाले एरियाज होते हैं जो कि आर्टिकुलेशन में नहीं होते हैं। ठीक है, और इसलिए एपोफिजियल इंजरी आप जो है, एपोफिजिस है नॉन आर्टिकुलर ग्रोथ सेंटर most commonly found in pelvis that can be avulsed with an acute tensile force वगैरह वगैरह। ठीक है, और जो रिस्ट में कोई एपोफिसिस नहीं होता, और इसलिए इसमें यहाँ पे आप एपोफिजियल इंजरीज नहीं कह सकते। उसकी मैं रीजन इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोगों ने इसको एपोफिजियल इंजरी के तौर पर सही किया हुआ है। ये एपोफिजियल इंजरी बिल्कुल नहीं है। अब फाइजियल फ्रैक्चर्स होते हैं वो ये होते हैं कि जहाँ भी स्केलेटल इमेच्योरिटी होगी तो उसमें आपको सारे के सारे फाइजियल फ्रैक्चर्स ही नजर आते हैं। तो इसमें फिर आप आगे साल्टर हैरिस में चले जाएंगे, और इसमें कौन सा साल्टर हैरिस होगा, इसमें जो है वो कौन सा होगा जी साल्टर हैरिस, बताएं जी। इसमें ना टाइप 1 है ना टाइप 3 है, इसमें क्या होगा, टाइप 2। उसकी वजह क्या है कि जो इसकी अगर आप इसको पहली चीज ये है कि इसमें आपने ये दो चीजें देखनी है। एक तो ये है कि इसका जो फ्रैक्चर लाइन है वो ऊपर से आ रही है, यहाँ से ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे उन्होंने फ्रैक्चर लाइन दी हुई है। तो ये अगर आप इसकी मतलब लिम्ब को सीधा करेंगे तो ये अबव है, यानी कि फाइसिस लाइन के अबव टुवर्ड्स बॉडी है, तो अबव हुई ना। तो इसका मतलब है कि एक तो ये साल्टर, और जो उसमें होती है जो साल्टर हैरिस 1 होता है उसमें सिर्फ स्लिप होता है, उसमें जो है फ्रैक्चर कोई नहीं होता, मतलब उसमें जो ग्रोथ प्लेट है वो स्लिप कर जाती है। तो इसमें आपके पास फ्रैक्चर भी है, तो इसलिए जब अगर फ्रैक्चर आ जाए तो फिर आप लो ग्रेड साल्टर हैरिस नहीं यूज कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली साल्टर हैरिस टाइप 2 जो है ये इंजरी थी। और अगली दफा एमएस के में मैं लगाऊंगा एक दो आपको साल्टर हैरिस की, ताकि जो क्लासिफिकेशन है वो सही हो जाए। रिकेट्स ऑब्वियसली इस तरह का नहीं होता, और क्रॉनिक फाइजियल इंजरी वगैरह ये भी नहीं होती, तो इसलिए जो है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने इसको, ऑस्टियोमाइलिटिस की फाइंडिंग नहीं है क्योंकि वो एक्यूट इसके अंदर हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल लेटरली डिस्प्लेस्ड है जी। ये यहाँ देखिए, ये सारे का सारा आगे निकला पड़ा है।
और ये फ्रैक्चर भी है थोड़ा सा इस तरह से ना, ये सीधी नहीं जा रही लाइन, यहाँ से क्रॉस हुआ हुआ है। मेटाफिजियल फ्रैक्चर है, मतलब ये नहीं कि अपर साइड का फ्रैक्चर और आगे साथ डिस्प्लेस हुआ पड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, हाँ ये है 1 day old न्यू बॉर्न विद रेस्पिरेटरी फेलियर। इसकी एज इंपॉर्टेंट सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अब क्या नजर आ रहा है, एक तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ल्यूसेंसीज नजर आ रही हैं जो कि पूरे के पूरे लेफ्ट हेमी डायफ्राम के अंदर आई हुई है, ठीक है। उसके बाद जो ये है, क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन है, व्हाई मोस्ट कैसे स्ट्रेच आउट हैंड। आप देखें जब भी बंदा गिरता है तो अगर वो मतलब गिरे तो क्या करता है वो, अपने आप को हाथ से बचाता है हमेशा। तो जो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा कि अगर बंदा गिर रहा है तो वो अपना हाथ समेट के अंदर को ले आए कि वो जो है ना, ताकि मेरा हाथ ना टच करे। वो हर बंदा जो भी मतलब गिरेगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए मतलब उसका इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है वो हाथ को आगे लेके जाएगा ताकि वो सपोर्ट ले सके हाथ से। तो इसलिए आगे को यानी कि गिर रहा है आगे को, और वो कभी ये नहीं होगा कि वो हाथ पीछे करेगा। तो इसलिए इसके अंदर जो है ना वो नॉर्मली आउटस्ट्रेच हैंड कहते हैं। जब बंदा गिरा है तो उसके साथ थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जो है ना वो आउटस्ट्रेच हैंड का मतलब ये है कि बंदा गिरते हुए जो है वो कोई बेड से नहीं गिरा हुआ सोते हुए या इस तरह नहीं है, उसकी फिर इंजरीज और है। लेकिन आउटस्ट्रेच हैंड का मतलब यही है कि वो बंदा गिरा है और उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर लिया है या कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से जो है ना उसकी इंजरी जो मेन इम्पैक्ट है वो हैंड पे आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें हम जो कर रहे थे उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, एक तो ये था कि ये सेंट्रल सेंसिस थी। उसके अलावा क्या हो रहा था कि ये जो एनजी ट्यूब आ रही थी वो नीचे जाके फिर घूम के वापस ऊपर गई हुई थी, ठीक है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है कि यहाँ से आगे ये वापस कैसे जा सकती है, इसका कोई तरीका ही नहीं है वापस ऊपर जाने का। इसका मतलब क्या है कि जो स्टमक है वो भी ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा क्या था कि जो इसमें एब्डोमेन थी, यानी कि जो एब्डोमिनल एरिया था वहां पे भी आप देख रहे हैं कि कोई आपको बाउल लूप्स नजर नहीं आ रही। इवन कि हमने पिछले में देखा था कि जिसमें वो डबल बबल साइन था, लेकिन गैस तो आती है ना नजर। तो इसमें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक गैस लेस डोमेन है कि बिल्कुल भी आपको गैस नजर नहीं आ रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपने इसमें जो आपके पास ऑप्शंस थे उसमें एक आपके कंजेनिटल सिस्टिक एडेनोमेटॉइड मैलफॉर्मेशन था, फिर निमोनिया कॉम्प्लिकेटेड वगैरह वगैरह। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपकी थी कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसमें यहाँ से पूरे के पूरे बाउल लूप्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं, उसमें होता नहीं है। और ये जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग तो नहीं कहेंगे इसका, मतलब ये नहीं कि इसकी दोबारा री पोजीशन हुई भी है या ये ऊपर गई भी है इन चेस्ट जो है एंजी ट्यूब का डिस्टल एंड है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन थे ये कंजेनिटल लोबार एम्फीसीमा में जा रहे थे। लेकिन जो उसके अलावा थे कंजेनिटल एडेनोमेटॉइड मैलफॉर्मेशन जो होती है वो नॉर्मली डायफ्राम का जो आपके डायफ्राम है उसके भी नजर आता है, और ये कभी भी ऊपर कॉइल करके आपके जो है वो कंजेनिटल सिस्ट एडेनोमेटॉइड मैलफॉर्मेशन में नहीं जा सकती। हाँ, नहीं सी कैम में कभी भी वो भी ऊपर नहीं जाएगा आपका। ये क्यों ऊपर जाएगी ट्यूब, तो ट्यूब भी जब ऊपर जा रही है तो वो तो सी कैम में नहीं जा सकती। और दूसरा आपको उसमें डायफ्राम सही नजर आ रहा था, इसमें डायफ्राम आपका आउटलाइन ही खत्म हुई पड़ी है। फिर तीसरा ये है कि ये पूरे का पूरा मीडियस्टाइनल शिफ्ट भी है इसके अंदर। ये देखें यहाँ से पहले इधर गई है, ये इसोफेगस की आउटलाइन है ना, तो ये इसोफेगस पहले पूरी इधर शिफ्ट हुई पड़ी है, फिर इधर से वापस घूम के ऊपर गई है। अच्छा जी। अच्छा, अगला जो है वो है कौन सा था, हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 11। और उसमें क्या था कि 12 year old फीमेल पेशेंट इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है ना यहाँ पे ये आपको पूरे का पूरा एक पैची ग्राउंड ग्लास हेल्स टाइप का एरिया आ रहा है जो कि सब प्लूरल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब हाँ सब प्लूरल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है लीनियर सा। तो इसकी मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल, और फिर इसमें उन्होंने मोटर व्हीकल एक्सीडेंट को भी दे दिया। तो नमोनिया आपको पता है कभी भी सब प्लूरल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता। एस्पिरेशन क्या होती है वो हमेशा ट्रीन बर्ड में आती है। एटेलेक्टेसिस क्या होता है कि वो भी लीनियर बैंड होता है जो कि मतलब टूवर्ड्स यानी सेंटर की तरफ आ रहा होता है। इन सारों में से एक तो सब प्लूरल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, और तीसरा ये था कि बाकी रूल आउट हो चुके थे सारे के सारे और वो लेस लाइकली था। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट कॉमन, और इसके अंदर जो होती हैं इसकी लोकेशंस, एक तो पोस्टीरियर लोकेशन ज़्यादा कॉमन है, और इसमें जो है वो क्रिसेंट
टाइप ज्यादा होती हैं, क्योंकि जब लंग ने इम्पैक्ट करना है चेस्ट वॉल के साथ या उसको ट्रॉमा होना है, तो ज्यादा सारी बात है कि वो अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में एकदम से रुका है तो क्या होगा कि वो जो लंग है वो जाके चेस्ट वॉल से टकराएगा, तो वो पूरे का पूरा जिस तरह टकराएगा उसी तरह उसके अंदर एडीमा या सिग्नल्स जो है वो आ जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें एक और जो फाइंडिंग होती है इंपॉर्टेंट, वही होती है कि एक बिल्कुल थिन लीनियर सी लाइन जो है वो पीछे बची हुई होती है। देखें आप इसमें आपको एक बिल्कुल लीनियर सी लाइन नजर आ रही है जो कि इधर से जा रही है। तो ये भी सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको इसमें कंफ्यूजन में नजर आती है। हाँ, यही सब प्लूरल जो स्पेयरिंग है वो इसके अंदर ही होगी आपकी ना। तो ये लंग कंफ्यूजन का केस था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें ये उसमें ये उन्होंने भी पूछा है कि जी सबसे कॉमन जो है वो कौन सा ऑर्गन जाता है, क्या उसमें जो है वो स्टमक है, लिवर है, स्प्लीन है या ब्लैडर है। तो ये फिर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ज्यादा, जिसमें आपको सिर्फ मेमोरी, और मेजोरिटी लोगों ने ठीक किया था। ओम्फेलोसील में जो मोस्ट कॉमन है वो स्टमक नहीं है। तो जो ये है क्या कहते हैं वो लिवर है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो आपको ओम्फेलोसील में नजर आएगा बाउल लूप्स के अलावा, तो वो आपको लिवर नजर आएगा। ठीक है, और ये इसमें भी ये भी याद रखिएगा कि ओम्फेलोसील जो है वो एनियोप्लॉइडी के साथ एसोसिएटेड काफी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों की हौसला अफजाई का क्वेश्चन था कि आप लोगों को इसमें आता है या नहीं आता। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ही ठीक है, सिवाय कुछ के जिन्होंने डैडी वॉकर मैलफॉर्मेशन का है। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी वो क्या था कि आपका जो स्कल की बोन्स थी, ये देखें वो क्या थी, डिप्रेस थी। और वो किस तरह की थी, आपकी लेमन शेप्ड, ये जिस तरह मतलब लेमन की शेप होती है वो। उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या थी कि इसके अंदर जो आपका सेरिबेलम था वो सॉर्ट ऑफ बनाना साइन, या जिसको आप मैंने ये कंप्रेस्ड होता है अगेंस्ट जो आपकी मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को वो कैप्चर यानी ये राउंड जा रहा होता है। तो ये दो चीजें जो होती हैं ये कैरी टू मेलफॉर्मेशन के अंदर जो है वो फिट इन होती हैं। तो इसमें ये दोनों फाइंडिंग्स बिल्कुल थी, एक इसमें वो लेमन शेप और दूसरा ये जो प्रोलैप्स ऑफ सेरिबेलम अराउंड जो मिड ब्रेन होता है, जिसकी वजह से हमें ये बनाना सा साइन नजर आ रहा होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये दोनों होते ही टिपिकली कैरी टू मेलफॉर्मेशन के अंदर है। और कैरी टू मेलफॉर्मेशन में इसलिए हो रहे होते हैं कि इसमें आपको पता है कि वो पीछे एक मेनिंगोसील या मेनिंगोमाइलोसील वगैरह कुछ होती है साथ। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सारा सीएसएफ ड्रैग करके नीचे जा रहा होता है उसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें भी ड्रूप कर रही होती हैं। जब वो ड्रूप करेंगी और अंदर प्रेशर नहीं रहेगा तो ये दोनों उसकी वजह से कोलैप्स करेंगे। और ये जब नीचे की तरफ वो जो यानी कि ड्रॉप करना है उन्होंने अंदर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो उसकी वजह से फिर जो है वो सारी बेलम नीचे जाता है, उसके राउंड रैप कर जाता है जो ब्रेन स्टेम होती है, क्योंकि नीचे जगह कम होती है तो उसको उसके साथ ही रैप करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना ये कैरी मेलफॉर्मेशन के अंदर ये टू होता है। लेकिन इसके साथ ऑब्वियसली आप फौरन क्या करेंगे कि इसकी स्पाइन को अच्छी तरह देखेंगे, और कैरी टू के अंदर नॉर्मली जो है आपको मेनिंगोसील बड़ी क्लियरली नजर आ जाती है, या पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी डिफेक्ट्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। अच्छा जी, उससे अगला जो है वो आपका था कि एनॉमली स्कैन था। और इसमें एक ये इमेज देखें आप ना, इसमें आप लोगों के लिए एक मिनट है। हाँ ये, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये बताओ आपको कि जो प्लेसेंटा है ना वो इस तरीके से जो है वो आपका होता है यहाँ पे। और ये इसके मिड से तकरीबन जो है ना अम्बिलिकल कॉर्ड ओरिजिनेट कर रही होती है। लेकिन जो विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन होती है वही होती है कि इसकी बजाय कि वो मिड से करे, वो एक साइड से करती है। और वो एक साइड से आके, ये नॉर्मल विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन है जो एक साइड से करेगी और आके सीधे लग जाएगी। फिर एक ऑप्शन ये होती है कि जो प्लेसेंटा है ना वो है भी लो लाइन थोड़ा सा, और उसके बाद क्या हुआ हुआ है कि विलामेंटस इंसर्शन है कॉर्ड की। और अब क्या हो रहा है कि कॉर्ड जो है वो जो इसकी वेसल्स हैं वो हेड और इसके दरमियान जो है वो ब्रेन, हेड और सर्विक्स के दरमियान में से गुजर रही है। तो ये जो होता है इसका क्या प्रॉब्लम होता है, इसका मसला ये होता है कि जो अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन हुई है यानी लो लाइंग है, या प्लेसेंटा प्रीविया है और प्लेसेंटा प्रीविया की ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो फिर वो किसका ब्लड होता है, वो होता है मदर का। तो इसलिए चूंकि मदर के अंदर तो मतलब अच्छा खासा ब्लड होता है,
तो इसलिए उसके अंदर तो इतना प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होता कि अगर थोड़ा सा ब्लड या ब्लीड हो गया है। लेकिन अब इसमें क्या होता है वैजा प्रीविया के अंदर कि चूंकि वैजा या वेसल्स जो है वो इसके दरमियान में आ जाती हैं, हेड और उसके सर्विक्स के दरमियान में, तो अगर इस सूरत में प्रेशर पड़ता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो अब क्या होगा, अब जो ब्लड जाएगा वो फीटस का जाएगा, और फीटस तो आपको वैसे पता है कि इसमें तो बहुत मिनिमल सा ब्लड होता है, और उसमें से भी अगर थोड़ा सा भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो बहुत सिग्निफिकेंट इमरजेंसी हो जाती है। तो अब इसमें क्या दिखाया था उन्होंने, इसमें उन्होंने आपको दो फाइंडिंग्स बताई थी। एक तो ये था कि ये सर्विक्स था, और ये इसकी, बल्कि ये प्लेसेंटा प्रीविया था, सॉरी। नहीं, ये लो यूट्राइन सेगमेंट विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, और हाँ ये वही था इसमें। अच्छा, यहाँ से इसकी इसकी बहरहाल सर्विक्स के ऊपर से जो वेसल है ना वो क्रॉस कर रही है, वो वहीं से ओरिजिनेट कर रही है, और उसकी उसकी वजह से जो विलामेंटस इंसर्शन थी कि कॉर्ड उसके साथ मिड में नहीं है ये जो है, तो इसका मतलब ये था कि आपके पास ऑप्शन ये थी कि प्लेसेंटा प्रीविया, वाजा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा और सर्कमलेट प्लेसेंटा। तो इसके अंदर ये था कि इसमें दोनों मसले थे कि एक तो ये था कि ये जो लो लाइंग था और साथ जो था ये वैजा प्रीविया हुआ था इसको, इसके ऊपर से वेसल जो है सर्विक्स के ऊपर से क्रॉस कर रही थी, और उसकी वजह से ये था कि ये अब आपको इसको, और इसकी साथ दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि इसकी जो पल्सेशन होती है वैजा प्रीविया की, या जो इसमें जो वेसल की बीट चल रही होती है, अगर आप इसके वेस्कुलर वो करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसको मैच करती हैं, जो फीटल ब्लड होता है वो मेटरनल ब्लड के साथ कभी भी मैच नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो था बेसिकली आपका वैजा प्रीविया का था, और इसके अंदर ये इसमें इस कंडीशन में ये विलामेटस कॉर्ड इंसर्शन भी थी, क्योंकि कॉर्ड जहां से स्टार्ट हो रही है ये इसका बिल्कुल टिप ही है ऑलमोस्ट, जो जहां से आ रही है, क्योंकि ये नॉर्मली अगर होती तो प्लेसेंटा के मिड से स्टार्ट होना चाहिए था इसको। प्लेसेंटा प्रीविया का जो है ना वो मुझे लगता है प्लेसेंटा या थोड़ा सा उस साइड पे है, या बिल्कुल इसका मार्जिन है ये वाला जो कि, लेकिन ये प्रीविया हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि वो प्लेसेंटा हमें खुद नजर ना आता। इसमें सिर्फ एक वेसल जाती नजर आ रही है जो सर्विक्स की ओपनिंग के ऊपर आ रही है तकरीबन। प्लेसेंटा प्रीविया इज डायग्नोज्ड विद व्हेन एनी पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा कवर्ड इन द इंटरनल ऑर्गन्स, लेकिन ये मेरे ख्याल से विलामेंटस इंसर्शन है कॉर्ड की, और उसके साथ ही एक जो है वो उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसमें से कोई पार्ट उसके ऊपर भी जा रहा हो, क्योंकि कई दफा सेपरेट भी होते हैं दोनों, और उन दोनों आपस में इंसर्टेड होते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी, और उसमें भी काफी ज्यादा होता है कि जब प्लेसेंटा के दो पार्ट्स हो जाएं और वो दो पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट करें, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी ऑस के ऊपर से गुजर के जा सकते हैं। तो दोनों सूरतों में है कि आप इस, एक सूरत तो ये है कि आपको इस तरह नजर आ जाए, और दूसरी सूरत ये है कि ये प्लेसेंटा ही हाफ इधर इंसर्ट हो और एक इधर इंसर्ट हो, और उन दोनों के आपस में कनेक्शन जो है वो वेसल से हो रहा हो, तो वो फिर जो है वो ऑब्वियसली जो है वो भी वैसा प्रीविया कर सकती है, दोनों रीजन हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो है वो आपका है 15 नंबर, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने जो ये एक, सॉरी था इसमें एक तो चीज, दो चीजें मुझे बतानी जरूरी थी। एक तो ये था कि इसमें आपके लिए जो हिस्ट्री थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या थी कि 3 ईयर ओल्ड मेल, ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि काफी सारों ने इसको वेरिएंट सिस्ट भी सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो स्टेम है, जो उसको आप लोग भी ट्रीट किया करें, वो भी बड़ी जरूरी होती है कि 3 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है तो ऑब्वियसली अब इसमें ओवेरियन सिस्ट तो नहीं हो सकती ना। तो अब इसका मतलब ये है कि अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट चीज थी कि क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डुप्लीकेशन सिस्ट है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डुप्लीकेशन सिस्ट जो होती है वो यानी जीआई कोई भी उसके, यानी जिसको हम सिंपल डुप्लीकेशन सिस्ट भी कहते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो है वो कभी भी सेप्टा नहीं होते उसमें किसी तरह की भी। अगर आपको एक सिंपल सिस्ट मिलती जो कि बिल्कुल राउंडेड होती और वेल डिफाइंड होती, और उसमें कहीं पे भी हो सकती थी वो, लेकिन उसमें ये सेप्टेशंस आना का मतलब ये है कि ये गैस्ट्रो डुप्लीकेशन सिस्ट जो है इसमें से रूल आउट हो जाती थी। तो ये याद रखना आपने एक बात, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इसमें से ना इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डुप्लीकेशन सिस्ट बनाया हुआ था।
पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट जो थी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि वो नॉर्मली पेनक्रियास के साथ होती है, जबकि इसमें अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट राइट पेल्विस और राइट हाइपो काफी लोअर डाउन है, पेनक्रियास के साथ नहीं है। और उसके बाद दूसरी क्या थी, हेमेटोमेट्रोकॉल्पोस भी रूल आउट हो जाता था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये मेल है एक तो, और दूसरा ये कि अगर वो होता तो हमें स्ट्रक्चर के तौर पे वो नजर आना चाहिए था कि वो किस जगह से यूट्रस को कम्युनिकेट कर रहा है। इसमें तो ये बिल्कुल टिपिकल एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसके अंदर इंटरनल सेप्टेशन है। तो इसमें ये बात आपको याद करानी जरूरी थी कि इसमें डायरेक्ट लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन भी होती हैं, कि अगर आपको एब्डोमेन में बच्चे के सिस्टिक लीजन मिले और आपको उसके अंदर सेप्टेशंस भी मिल जाएं, तो फिर आपने इसको जो आपकी मेसेंटेरिक लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन है, तो वो राउंड फ्लूइड फिल्ड विद रिम एनहांसमेंट और सेप्टेशंस जो है, ये आपको बिल्कुल इसमें आराम से मिल सकती हैं। तो इसलिए याद रखना है कि ये पेशेंट जो था वो मेसेंटेरिक लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन का था। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला था आपका, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें ये था कि 2 month old infant presents with new onset projectile non-bilious vomiting based on American College of Radiology and appropriate criteria. What is the best imaging initial imaging test? अब इसमें क्वेश्चन था इनिशियल इमेजिंग टेस्ट। अब इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर तो बच्चा लेस देन 1 वीक है, मतलब बच्चा प्रेजेंट हुआ और साथ ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है उसकी, फिर एब्डोमिनल रेडियोग्राफ आपका जो है ना मोडेलिटी ऑफ, यानी कि फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट है जो कि बेस्ट इनिशियल होगी। क्योंकि काफी लोगों ने इसमें एब्डोमिनल रेडियोग्राफ भी किया था, लेकिन जब फर्स्ट वीक के बाद हो जाए, यानी कि 10 days, 15 days, इवन के 2 months, तो फिर आपने एब्डोमिनल रेडियोग्राफ की बजाय जो है वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को पहली मोडेलिटी के तौर पे यूज करना है। अपर जीआई सीरीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है इसको, और जो ये अपर जीआई सीरीज है, लेकिन वो किस सूरत में कर दी कि अगर वो बिलस वॉमिटिंग होती, फिर अगर बिलस वॉमिटिंग होती तो फिर हमने इनके 2 months के अंदर, हमारा पहले उसमें ये होना था कि हम अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें कर सकते थे इनिशियल इमेजिंग के तौर पे, लेकिन उसमें अगर आपके पास दोनों की ऑप्शन है तो दोनों इक्वली गुड है, क्योंकि उसमें आपके पास अगर नॉन बिल यानी कि बिलस वॉमिटिंग होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मेल रोटेशन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस आपने ये याद रखना है, इसमें सिर्फ सिर्फ इतनी ही बातें याद करनी है। एडल्ट में भी होती हैं, कई बार प्रेजेंट लेट करते हैं तो उसमें भी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली होता है कि जो ये मेल फॉर्मेशन है ना वीनोलिम्फेटिक, ये यूजली डेवलपमेंटल होती हैं। डेवलपमेंटल की वजह से फिर ये जो है ना, मतलब उनके अंदर नॉर्मली इनकी एज ऑफ प्रेजेंटेशन अर्ली एज में ज्यादा होती है। इसी तरह हेमेंजियोमास है, इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोमास है, तो ये सारे के सारे जो है ना अर्ली एज में ही प्रेजेंट ज्यादा करते हैं। इसमें डिजीज जो है वो लाइकली तो चूंकि ये नॉन बिलस मिसिस था और 2 months का टिपिकल सिनेरियो था जो 6 वीक्स के साथ आता होता है, तो मोस्ट लाइकली इसमें जो है वो, अब इसमें इसमें लेकिन आपका वो नहीं है कि आपने कोई, हमने डायग्नोसिस नहीं देना था, हमने सिर्फ चेक करना था कि हम अगले टेस्ट कौन सा करा रहे हैं। उसमें हो सकता कुछ भी ना होता, वो पेशेंट वैसे ही जो है रिफ्लक्स की वजह से वॉमिटिंग कर रहा होता, तो क्योंकि रिफ्लक्स में बड़ा कॉमन होता है, 6 months तक रिफ्लक्स जो है वो चलता है, तो इसमें उसमें वो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसमें आपने इसमें जो है ना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को जो है ना प्रेफर करना था। एचपीएस यानी कि हो सकता था, लेकिन हमें नहीं पता था या नहीं था, हो सकता है वो बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं वो सिंपल रिफ्लक्स के होते हैं, एचपीएस कम होता है, मतलब इतना बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि ज्यादातर रिफ्लक्स के पेशेंट होते हैं या फिर वो मिल्क एलर्जी के साथ ज्यादा प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये पेशेंट है, उसके अंदर आपका ये ये जो पेशेंट था इसमें आपको यहाँ पे आके ये जो मिनट, ये जो जगह थी यहाँ पे एक आपको लोबुलेटेड सा एरिया नजर आ रहा था, उसके बाद फिर आपको जो है वो गैस आगे जाती नजर आ रही थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास ऑप्शन थी, 13 month old इज ब्रॉट टू ईयर बाय हर मदर फॉर कॉलिक एंड वॉमिटिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब इसके अंदर आपके पास अपेंडिसाइटिस, एब्डोमिनल ट्यूमर, कॉन्स्टिपेशन, हिटस्प्रेम्स डिजीज था, और हम इसको अगर हम इनको एक एक करके डिस्कस करें, तो अपेंडिसाइटिस के अंदर कभी भी आपको इस तरह का जो लोबुलेटेड सा एरिया और गैस इस तरह की नजर नहीं आती, उसमें आपको हमेशा क्या नजर आना था, जो अपेंडिकोलिथ, फ्री एयर या फोकल आइलियस इस जगह के ऊपर,
यानी कि यहाँ पे आपको डायलेटेड बाउल लूप्स नजर आने थे, या आपको पेंडिकुलेट नजर आ रही होती, या फिर इस जगह पे आपको कहीं पे फ्री एयर नजर आनी चाहिए थी। इसमें इस तरह की कोई फाइंडिंग नहीं थी, तो ये अपेंडिसाइटिस को हमने रूल आउट कर लिया। और उसके बाद दूसरा था कि एब्डोमिनल ट्यूमर भी होता है। तो एब्डोमिनल ट्यूमर जो है, उसने गैस पैटर्न को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना था, उसने डिस्प्लेस करना था बाउल लूप्स को। तो सारे आपको बाउल लूप्स नॉर्मल नजर आ रहे होते, लेकिन वो किसी एक साइड पे गए हुए थे। उसके बाद थी कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपको जो इसकी ये सारी बाउल, ये जो बाउल थी, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंटली डिस्टेंडेड नजर आनी चाहिए थी, तो वो डिस्टेंडेड भी नहीं थी। तो इसलिए इसका मतलब ये था कि आपके पास इसमें से जो ऑप्शन थी, हिर्शस्प्रंग्स में क्या होता है, हिर्शस्प्रंग्स अगर होता तो फिर सारी की सारी जो है वो भी जिस तरह कॉन्स्टिपेशन में होता है ना, उसी तरह हिर्शस्प्रंग्स में क्या होता है कि जो इसका रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन के रीजन थे वो ज्यादा डिस्टेंडेड होते हैं, और पीछे पे ग्रेडियंट की तरह वापस तक लार्ज बाउल सारी की सारी आपको डिस्टेंडेड मिलती है। तो इसमें आपको ये जो एक कट ऑफ सा साइन मिल रहा था, और यहाँ पे आपको एक लॉबुलेटेड एरिया मिल रहा था। तो इसमें ये टिपिकल एक पिक्चर होती है जो कि आपको इंटरसेप्शन के अंदर दिखाई जाती है। और इसमें आपको जो है ना यानी कि सॉर्ट ऑफ एरिया नजर आता है कि जहाँ पे आपको ये मेनिस्कस एरिया आ रहा है, कि जो कि उसका लीडिंग पार्ट है इंटरसेप्शन का, जिसने इसको जाके बंद किया हुआ है। तो ये आइलियोकोलिक है, कि कोलन के अंदर आइलियम घुस के तो उसने यहाँ तक पहुंची हुई है। और उसमें जो है फिर वो अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली इसलिए बेहतर है, और प्लस ये कि आपको पता हो कि अब हम न्यूमेटिक डायलिटेशन की तरफ ले जा न्यूमेटिक डिटेक्शन की तरफ ले जाते हैं, कि जिसमें एयर डाल के हम इसको जो है वो रिवर्स करके तो निकाल देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी, उससे अगला जो था वो है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। उसमें एल्का 7 मंथ ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रेजेंट्स विद दिस दिस दिस। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब इसमें आपका जो सस्पिशन है वो है कि ये डीडीएच है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। अच्छा, अब उसमें एक मिनट, अब इसमें बाय डिफॉल्ट हो या ना हो, लेकिन आपने याद रखना है 6 मंथ्स कट ऑफ है, ठीक है। अगर 6 मंथ से कम है तो आपने अल्ट्रासाउंड पे चले जाना है, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो आपने फिर पेल्विक रेडियोग्राफ में चले जाना है। और फिर क्यों, उसकी रीजन ये है कि जो इसका ट्राई रेडिएट कार्टिलेज है ना, जहाँ पे आपने मेजरमेंट सारी लेनी होती है, वो जैसे ही ये ऑसिफाई करता है ना हेड, तो वो छुप जाती है पार्ट। उसमें आपको ऊपर नीचे वाले पार्ट तो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे उसकी हेड की ऑसिफिकेशन होगी ना, तो उसके बाद फिर जो उसका जहाँ से आपने उसकी मेजरमेंट सारी लेनी होती है, तो वो फिर सारी की सारी हमारे लिए प्रॉब्लम करनी शुरू कर देती है। तो इसलिए उसके अंदर जो है वो आपने हमेशा क्या कहते हैं इसके अंदर ये याद रखना है कि इसमें हमेशा पेल्विक रेडियोग्राफ आएगा अगर 6 मंथ्स प्लस है। अगर 6 मंथ से अर्ली है तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड ऑफ हिप्स करना है, उसके अंदर आपको फिर जो है ना ज्यादा फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि 6 वीक से पहले भी नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस वक्त मेटरनल जो हार्मोन्स होते हैं वो बच्चे के अंदर होते हैं। जब बच्चा पैदा होना होता है तो मदर के ब्लड में जो ये कार्टिलेजेस होती है ना, इनको रिलैक्स करने के लिए हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ताकि जो पेल्विक बोन है उन्हें रिलैक्स करना होता है उस वक्त, और प्यूबिक सिंथेसिस ने थोड़ा सा वाइड करना होता है। तो फिर उनकी लैक्सिटी के लिए ना लिगामेंट्स की, तो वो हार्मोन्स काफी सारे रिलीज हुए होते हैं। तो वो चूंकि इनएविटेबली बच्चे के अंदर भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चे के जॉइंट्स हैं वो भी लैक्स हो चुके होते हैं। तो अब चूंकि उनके बच्चों के जॉइंट्स लैक्स हैं, तो 6 वीक्स तक तो आप अगर नॉर्मल बच्चे का करेंगे ना, तो वो भी लैक्स ही होगा। तो इसलिए आपने हमेशा 6 वीक्स के बाद हमेशा डीडीएच का करना है। और उसकी रीजन यही है कि उसके मैटरनल हार्मोन सेटल होने दें, ताकि वो जो कोलेजनेज लेजनेज वगैरह सारा फिर रहा है वो सारा खत्म हो जाए। और उसके बाद फिर आप उसको जो है स्कैन करेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट सही आएंगे, तो इसलिए। और फिर अगर आपने 6 वीक्स पे देखा है, तो आपको इसकी टेंशन तब ज्यादा स्टार्ट होती है जब बच्चे ने चलना शुरू करना है, तो क्योंकि उस वक्त जाके इसका प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो आपका अगर कोई डाउट है 6 वीक्स पे आया, तो आप 3 मंथ्स पे इसको फिर रिपीट करेंगे, तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये वाकई जो है वो डीडीएच है या ये डीडीएच नहीं है। फिर आप एंगल्स वगैरह, अगर तब भी वो आया तो, क्योंकि तब तक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी रीजन ये है कि वो 3 मंथ्स का हुआ होता है, तो तब उसको कास्ट लग सकती है बड़े आराम से। लेकिन अगर वो चलना शुरू हो जाए और वो बाहर को निकल गया, फिर मसला बढ़ जाता है, क्योंकि फिर पल्विन जो है उसके अंदर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आफ्टर 6 वीक्स, बिल्कुल सही है आपका, विद आफ्टर 6 वीक्स जो है वो अल्ट्रासाउंड, आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो रेडियोग्राफ। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, ये वाला था 19। हाँ जी, ये था बेसिकली, क्या चीज थी ये, इसमें उन्होंने पूछा था कि जो है रेडियोग्राफ ऑब्टेन ऑफ अ पेडियाट्रिक मेल पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म इज मोस्ट मोस्ट पे उन्होंने थोड़ा किया था, लाइकली अकर ड्यू टू
ट्रांसफॉर्मेशन इन पेशेंट विद दिस सिंड्रोम। तो इसमें जो है वो आपके पास जो ऑप्शंस थी, ये बेसिकली पेशेंट था आपका ऑलियर्स, बिल्कुल सही है। तो ऑलियर्स का ये पेशेंट था, और उसके अंदर जो होते हैं टिपिकली वो क्या चीज़ होती है, एनकॉन्ड्रोमास इसमें ज़्यादा करते हैं। तो जो एनकॉन्ड्रोमास हैं वो कॉन्ड्रोसार्कोमा में जो है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है वो दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि वेस्कुलर सार्कोमास भी होते हैं, लेकिन वो मफूकी में होते हैं। ठीक है, इसमें जो ओलियर्स है उसके अंदर जो है आपके सिर्फ एनकॉन्ड्रोमास होते हैं, और जो एंड्रोकॉन्ड्रोमास हैं जो कि वो कॉन्ड्रोमेटस लीजन्स हैं, तो फिर वो कॉन्ड्रोसार्कोमा को जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, और इसके अंदर उसके हाई रिस्क जो है वो मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाती है। अच्छा जी, उससे अगला जो था वो 20 नंबर था। इसमें ये एक टिपिकल जो पेशेंट था फॉर, एक मिनट कहाँ गया मेरा, ओहो। अब जो है हम वैसे, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सेव होते होंगे। अच्छा, आज कुछ लोगों ने, बल्कि एक नहीं कहा है कि उनके क्वेश्चंस जो उन्होंने अटेम्प्ट किए थे वो नहीं थे जो आंसर आए। तो उसमें वो मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह। तो वो जो भी उसका एरर होगा इंशाल्लाह वो रिमूव कर देंगे। कल हम इसके खुद टेस्ट रन करेंगे, तो फिर भी हम देखेंगे कि कहीं पे कोई इस तरह का एरर आता है तो बताएं। लेकिन अगर किसी और के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो जरूर शेयर करें, ताकि हमें फिर उसमें मजीद क्लैरिटी होगी किस जगह पे या किस क्वेश्चन नंबर पे जो है वो आना है। अच्छा जी, इसमें ये क्या था, इसमें आपके पास न्यूबॉर्न पेशेंट था विद प्रोलॉन्ग वेजाइनल ल्यूबिनी, और इसमें बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, टिपिकल सा चीज थी कि ये हाइपोइकोइक सा एरिया किडनी के ऊपर पड़ा हुआ था। और ये आपने याद रखना है कि इसमें ये लाइकली जो है वो क्या चीज है, ये एड्रीनल हेमरेज है। और इसमें आपने कोई और कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आपने 4 हफ्ते के बाद जो है वो इसका फॉलोअप अल्ट्रासाउंड करना है टू डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। इसमें आपके पास जो बाकी ऑप्शंस थी वो ऑब्वियसली ठीक नहीं थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएन ने न्यू बॉर्न के अंदर आपकी कोई सस्पिशन ही नहीं है जब मेलिग्नेंसी की इस टाइम में, तो यानी कि 4 हफ्ते का या न्यू बॉर्न बिल्कुल नया बच्चा है, तो इसमें इतनी प्रेगनेंसी एड्रिनल वो होती भी नहीं है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की जरूरत नहीं है। नो फर्दर मैनेजमेंट नहीं छोड़नी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने इसको फॉलो जरूर करना है कि इसकी रेजोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही। और एब्डोमिनल सीटी इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्या होता है कि रेडिएशन अभी पैदा ही हुआ है, तो हम अपनी सिर्फ डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन के लिए सीटी कराएं तो वो भी लॉजिकल अप्रोच नहीं है। ये जो पेशेंट था ये आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि इसमें सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ रेटी टेस्टिस जो है वो आपको किस तरह की अल्ट्रासाउंड में नजर आती हैं। और बाकी जो है था सेमिनोमा, ऑब्वियसली ट्यूमर होता है, वो नहीं हो सकता था। और एक वेरिकोसील्स लोगों ने सेलेक्ट किए थे। वेरिकोसील्स जो है वो हमेशा टेस्टिस के अंदर नहीं होते, वो हमेशा टेस्टिस से बाहर होते हैं, क्योंकि वो वेनस प्लेक्सेस हैं जो कि आपको नजर आ रहा है इसमें। तो ये टेस्टिक, ये पूरे का पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और ये सारे के सारे जो हैं उसके अंदर एरिया है, मतलब यानी कि टेस्टिकुलर स्ट्रोमा के अंदर पार्ट है ये। तो जो वेरिकोसिल्स होते हैं वो हमेशा वेनस चैनल्स डायलेटेड होते हैं, जो कि टेस्टिस से बाहर होते हैं, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ फिर वो ऊपर जाते हैं, और फिर वो जाके जो वीनस चैनल है उसके अंदर आते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये जो था ना ये उसमें ये सिस्टिक डायलिटेशन है और उसके अंदर है। और इसमें लेकिन ये पेशेंट है 7 इयर्स का ही, और हो सकता है एज का ग्रुप हो, लेकिन उसके अलावा इसमें ऑप्शन कोई इसके अंदर फिट भी नहीं होती थी इसके अलावा ना। क्योंकि ना ये सेमिनोमा आपको पता है सॉलिड ट्यूमर, एपिडिडमोरकाइटिस किस तरह होता है, पूरी वो एपिडिडमस भी होता है, और प्लस टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्या होता है, ये पूरी की पूरी हेट्रोजेनस हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद एक ये पेशेंट था जो कि अम, दो चीजें इसमें थी। एक तो ये था कि ये देखें, एक तो ये इसमें इमेज था जिसमें आपको पूरे का पूरा हाइड्रोनेफ्रोसिस नजर आ रहा था। ठीक है, और दूसरा उसके बाद एक और इमेज जो था वो क्या था कि ये पूरी की पूरी बैलूनिंग हुई पड़ी है पोस्टीरियर यूरेथ्रा की। उसके बाद इस जगह पे ये छोटा सा डिफेक्ट था, फिर एंटीरियर यूरेथ्रा सारा नॉर्मल था। तो ये जो पार्ट होता है इससे ऊपर वाला ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा का है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है जो कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का है, और उसके फौरन बाद ये उस तक बहुत सा डायलिटेशन है, फिर उसके बाद एक फोकल नैरोइंग है, और फिर आगे एंटीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि इसमें जो आपके पास ऑप्शंस थी उसमें से
यूपी यानी कि यूरिन टू पेल्विक जंक्शन या पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन जो थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इसकी जो ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो कभी भी इस तरह पोस्टीरियर। और दूसरा क्या होता है कि वो आपको यहाँ पे पेल्विस के आगे वाला थोड़ा सा यूरेटर का पार्ट भी नॉर्मली दिखाते होते हैं, कि जिसके बाद आपको एकदम से ऑब्स्ट्रक्शन रुकती हुई नजर आ रही थी। इसमें तो सिर्फ उन्होंने हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखाया था। यूरेटर इसमें यानी कि विदाउट एनी डाउट डायलेटेड होगा, क्योंकि सारी बात है कि वो डायलेट होगा तो ये इसमें रिफ्लक्स पीछे की तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस करता है। उसके अलावा जो था वेसाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स में भी आपको यूरेटर पहले डायलेट होते हैं, फिर आपको किडनी डायलेटेड मिलती है, क्योंकि उसमें रिट्रोग्रेड चलना होता है। तो उसमें आपको जो पहली फाइंडिंग होती है वो यूरिट यानी कि वो यूरिटेरिक डायलिटेशन नजर आती है। यूरिटेरिक डुप्लीकेशन ये नहीं था, क्योंकि उसमें तो डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम होता है तो फिर आता है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में इस तरह कभी भी नहीं होता है, उसमें मल्टीपल सिस्ट्स होती हैं। तो इसलिए इसमें जो था वो कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ था, लेकिन ये केस रिपोर्टेड है, ये मतलब आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, ये रिपोर्टेड केस है रीटी टेस्टिस का ना, तो इसलिए इसमें आप बेफिक्र हैं कि बच्चों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप वो दिखा दें तो सिर्फ एक ही बेस पे, यानी कि सिर्फ इस नॉलेज की बेस पे कि ये अडल्ट में होता है, तो अपनी टेस्ट उसको ना गलत करें, मतलब अपने डायग्नोसिस को, क्योंकि बाकी किसी चीज में भी आप उसको फिट इन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन ही यही बचती थी इसके अंदर, के बाकी तो सारी चीजें हो ही नहीं सकती थी इसमें, ठीक है। तो इसमें सॉरी, ये जो मैं बताया था इसमें सिर्फ पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल्व थे, सॉरी, और वो उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ था बायलैटरली। अच्छा, उसके बाद 23 नंबर जो पेशेंट था उसमें ये मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट इमेज था। इसमें पहली चीज ये थी कि मुझे जरा बाकी बंद कर लेने दें। अच्छा, in a 2 year old female patient presents with dysuria and fever, number one, or given the image from a voiding cystourethrogram, what is the most likely diagnosis? अच्छा, अब इसमें एक तो आपका था यूरिनरी ब्लैडर डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम जो होता है वो कौन से होते हैं, वो हमेशा आउट पाउचिंग होती है। और आउट पाउचिंग आपकी कंट्रास्ट फिलिंग होती है, वो कभी फिलिंग डिफेक्ट नहीं देती है आपको, क्योंकि उसकी वजह ये कि डाइवर्टिकुलम में तो जैसे आप यूरिन फिल करेंगे, ये सिस्टो मतलब अवॉइडिंग सिस्टोग्राम में, तो इसमें आप जैसे ही यूरिन इंस्टिल करेंगे, तो वो सॉरी कंट्रास्ट इंस्टिल करेंगे, तो वो जाके उस जो भी डाइवर्टिकुलम है उसके अंदर भी फिल इन करेगा। तो जब डाइवर्टिकुलम उसका कम्युनिकेशन है ब्लैडर के साथ, तो वो कभी भी आपको फिलिंग डिफेक्ट के तौर पे नजर नहीं आ सकती, पहली बात। उसके बाद जो है ना फिर दूसरी है कि इसको छोड़ दें, फिर ब्लैडर स्टोन, और फिर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और पाइलोनेफ्राइटिस। टीसीसी तो 2 साल के बच्चे में वैसे ही नहीं हो सकता, और दूसरा अगर होगा भी सही तो वो इतना वेल डिफाइंड फिलिंग डिफेक्ट कैसे दे सकता है, ये देखिए कितना क्लियर वेल डिफाइंड फिलिंग डिफेक्ट है। दूसरा, अब रह जाता है कि पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस में कोई फाइंडिंग नहीं है। पाइलोनेफ्राइटिस होता तो किडनी आपको दिखाते, इसमें आपको ब्लैडर तो नहीं दिखा सकते थे। अब रह जाता है दो चीजों के दरमियान में, एक ये कि क्या ये यूरिटेरल डुप्लीकेशन है या ये डुप्लेक्स रीनल कलेक्टिंग सिस्टम है, या फिर ये ब्लैडर स्टोन है। अब इसमें आपकी जो टाई थी वो दोनों ऑप्शंस के दरमियान में थी। वो क्या थी कि नॉर्मली इसका तरीका जो है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली जो ब्लैडर कैलकुलाई होते हैं वो किस तरह के नजर आते हैं आपको इस एज के अंदर, वो ज्यादातर हाइपरटेंस होते हैं और वो कंट्रास्ट के साथ गायब हो जाते हैं। तो उसमें वो आपको एक कंट्रोल्ड इमेज जरूर दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि चूंकि बच्चे का लेट के कराया जाता है नॉर्मली, तो यानी कि इस तरह का ये जो मिक्चुरेटिंग सिस्टोग्राम और बिठा के, तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्लैडर जो कैलकुलस है ना नॉर्मली मिड लाइन में ज्यादा देखा जाता है। और दूसरा, आपको वो इतना फिलिंग डिफेक्ट नहीं दे यानी कि क्या कहते हैं वो जिस तरह होता है ना कि ये फिलिंग डिफेक्ट नहीं देगा, वो हमेशा इसके साथ मर्ज करके गायब हो जाएगा, या बिल्कुल हल्का सा शेड आएगा उसका। और उसके लिए हमेशा यानी कि आप अगर आपको डाउट है तो आप एक प्री कंट्रास्ट फिल्म मांग सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको जो है वो जो यहाँ पे राइट या लेफ्ट साइड पे अगर आपको पेस्ट नजर आ रही है, जिस तरह ये राइट साइड पे है, इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे नजर आती है, यानी कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में, तो फिर पहले अगर आपको फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है ना, तो आपको ये यूरिटेरोसील की ऑप्शन जो है, यानी कि जो कोबरा हेड अपीयरेंस और वो सारी की सारी जो प्रोग्राम है, वो आपको पहले देना चाहिए, फिर आप ब्लैडर स्टोन को उसमें डालेंगे। तो इसमें बेसिकली ये जो थी क्वेश्चन का आंसर था वो यूरिटेरल डुप्लीकेशन था रेदर देन ब्लैडर स्टोन। लेकिन फिर भी ब्लैडर स्टोन में ज्यादातर लोगों ने ना, इसमें मेरे ख्याल सिर्फ 6 लोग ठीक हुए हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने ब्लैडर स्टोन और ब्लैडर डाइवर्टिकुलम में कहा है। तो मुझे ब्लैडर डाइवर्टिकुलम तो किसी भी सूरत नहीं हो सकता, और जो ब्लैडर
स्टोन था उसका मैंने आपको रीजन दे दिया है कि वो नॉर्मली आपको इसके साथ, क्योंकि ये वो हाइपरडेंस होते हैं, तो वो आपको ना मतलब उसके कंट्रास्ट के साथ मिक्स होते नजर आते हैं, वो इतने डिस्क्रीट नजर नहीं आते आपको। हाँ, उसके लिए प्री आपको फिल्म भी मिल सकती है अगर आप मांगेंगे उसके अंदर तो। अच्छा, एक ये पेशेंट था इसमें मेगा सिस्टर्ना मैग्ना था, उसके बाद ये काफी सारी ऑप्शंस थी, लेकिन इसमें मैं पहले दो तीन चीजें आपको बता दूं। एक ये कि क्या आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मैस इफेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर मैस इफेक्ट है तो सिस्टर्ना मैग्ना गया, क्योंकि सिस्टर्ना मैग्ना जो है वो मैस इफेक्ट नॉर्मली नहीं डालता होता, वो सिर्फ पीछे से थोड़ा सा इंडेंटेशन जरूर देता है सेरिबेलम को, लेकिन वो इस तरह उसको घुसा के आगे करके नीचे दबा नहीं दे सकता। ठीक है, अब आती है बात कि इसका मतलब ये है कि हम जो मेगा सिस्टर्ना मैग्ना है उसको तो हमने निकाल दिया ऑप्शन से। अब आती है बारी ब्लैक पाउच सिस्ट की। ब्लैक पाउच सिस्ट का क्या प्रॉब्लम होता है? ब्लैक पाउच सिस्ट हमेशा जो सेरिबेलम है वो किस वजह से बनती है ब्लैक पाउच सिस्ट? ब्लैक पाउच सिस्ट बनती है जो फोरामेन ऑफ मजेंडे है वो ओपन नहीं करता, उसकी जगह वो मजेंडे जो है वो डायलेट करता जाता है और वो डायलेट करके सेरिबेलम के पीछे चला जाता है। तो वो क्या करेगा, वो सेरिबेलम को हमेशा लिफ्ट अप करेगा, वो हम कभी उसको प्रेस करके नीचे नहीं ला सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक पाउच सिस्ट है वो भी नहीं हो सकता था इसमें ऑप्शन। उसके बाद फिर आता था सेप्टोप्टिक डिस्प्लेजिया। सेप्टोप्टिक डिस्प्लेजिया आपको पता है कि वो तो एंटीरियर जो उसकी सेप्टम पेलोसीडम है उसकी डिफॉर्मिटी है जिसमें वो नहीं बनते। और फिर कैरी वन मेलफॉर्मेशन में क्या होता है कि उसमें आपकी जो पोस्टीरियर फोसा है एक तो वो स्मॉल होता है, और दूसरा ये होता है कि उसमें टॉन्सिलर हर्निएशन होती है, वो टॉन्सिल्स जो हैं वो नीचे आ रहे होते हैं उसमें, जो उसकी वो नीचे आके और वो फोरामेन मैग्नम से नीचे होते हैं। इसमें टॉन्सिल्स के लेवल से यहाँ पे देखें ना आप, इस लाइन से नीचे कुछ नहीं किया हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टिक एरिया जिसने सेरिबेलम को ऊपर मैस इफेक्ट डाला हुआ है। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज थी वो हमें फिट इन करती थी पोस्टीरियर फोसा अरेक्नॉइड सिस्ट में, और इसमें पोस्टीरियर फोसा अरेक्नॉइड सिस्ट ही इसका ठीक आंसर था। उसके बाद जो है फिर एक दोबारा डबल बबल साइन आ गया है, इसको हमने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। तो अभी इन्होंने से एसोसिएशन पूछी है, और जो एसोसिएशन थी वो उन्होंने ट्राइसोमीज में पूछी है, 18 13 21 टर्नर और क्लाइनेफेल्टर। तो जो इसमें आपको आइडिया है कि हम ये डबल बबल साइन जो है जैसे ही सुनते हैं तो हम फौरन डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 जो है उसकी तरफ हमारा दिमाग जाता है कि हम अगर डबल बबल आ गया है तो फिर हमारे लिए जो है वो ट्राइसोमी के लिए, ट्राइसोमी 21 के लिए जो है हम सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये बाकी सारे के सारे आप लोग इसको देख लेंगे कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये मोस्ट लाइकली जो है डाउन सिंड्रोम का पेशेंट था। तो इस जगह आके जो है अब हम अपनी ये 25 क्वेश्चन को हमने रिव्यू कर लिए हैं। तो अब आप लोगों का सीएनएस टेस्ट कल इंशाल्लाह लगा दूंगा मैं। तो कल इंशाल्लाह आपका सीएनएस टेस्ट हो जाएगा, तो हम फिर इसको ना सैटरडे वाले दिन जो है वो सीएनएस को देख लेंगे। तो उसके बाद फिर आपका ग्रैंड टेस्ट आ जाएगा इन तीनों का। तो वो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी जल्दी कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं इनको क्लोजअप करता हूँ ना फिर आपके सीनियर्स की जो है वो तैयारी रह जानी है। तो कोई नहीं, हम इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे जो टाइम, हम थोड़ा सा एक दो दिन आगे चल पड़े हैं, थोड़ा लेट हो रही है, हम 23rd को ख़त्म करना था, आज हम 24 पे आ गए हैं। तो लेकिन खैर इसको हम फॉलो अप कर लेंगे। आप लोग इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ लें। और दूसरा ये कि जो है ना इसके वीडियोस के लिए मैंने आपको बता दिया है, वो आप हमें नॉर्मली होता है कि ये वीडियो जो है ना जूम वालों ने रिकॉर्ड करनी होती है, तो हमें एक दिन के बाद इसकी डाउनलोडिंग की ऑप्शन मिलती है, तो वो उस वक्त नहीं होती हमारे पास। तो जैसी मिलती है हम फौरन अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर कोई 1 घंटा 2 घंटे यूट्यूब वाले लगाते हैं इसको प्रोसेस करने में, इसको इसकी अपना होता है चक्कर चक्कर। तो इसलिए फिर हमें नॉर्मली ये होता है, तो ये इंशाल्लाह कल रात तक मैं इसको भी, ये जो वीडियो है इसको भी अपलोड कर देंगे हम, और देख लेते हैं। ठीक है जी, फिर बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मंथ का रोस्टर आप लोगों के साथ शेयर्ड है, फॉर्मेट पूरा वो उसी तरह ही चलेगा। हाँ, रिजल्ट रिजल्ट तो मैंने बताया नहीं, टाइम रिजल्ट तो बताऊं पहले, एक सेकंड दे, रिजल्ट जरूरी है बताना। अच्छा जी, रिजल्ट में जी हमारी पहली पोजीशन फिर वहीं की वहीं खड़ी है जी, डॉक्टर लतीफ कामरान साहब 96%। और फिर जो हमारी है, दो बंदे हैं जो सेकंड पे हैं, उसमें एक डॉक्टर मोहम्मद फैसल हैं और एक मरियम है, मरियम शफीक। इन दोनों के 92% है। उसके बाद फिर हमारे पास एक दो तीन चार लोग जो हैं वो अम, इस पे हैं थर्ड पोजीशन पे, और उसमें एक हैं डॉक्टर आमना,
फिर हैं जारा नसरुल्ला, फिर हैं डॉक्टर मदीहा, और फिर हैं अब्दुल्ला अली अदनान। तो ये माशाल्लाह जो है आज के। उसके बाद 84 पे बहुत लंबी लिस्ट है माशाल्लाह हमारे पास। उसके बाद फिर 80 है, फिर 76 है, फिर आगे चलते जा रहे हैं। तो लेकिन माशाल्लाह बहुत कॉन्ग्रेट्स आप लोगों को जिनके स्कोर अच्छे होते जा रहे हैं। और बस एफर्ट करें इंशाल्लाह इसमें, आहिस्ता आहिस्ता आपका नॉलेज लेवल बेहतर होता जाएगा। जो स्केड्यूल है उसका मैं आपको बताता हूँ, वो हम लोगों का ना इसी तरह ही ट्रेंड चलना है जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। तो जो रिटर्न वाले हैं उन लोगों के लिए हमने सिर्फ ये किया है कि उनके लिए अब हम क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इसी सेशन के साथ 5, 10, 15 मिनट का उनके लिए ज़्यादा टाइम रख देंगे। तो वो लोग अगर उनके अपने कोई कंसर्न क्वेश्चंस हैं तो वो एक्सक्लूसिवली रिटर्न से मुतल्लिक या एमसीक्यूज के मुतल्लिक तो वो पूछ सकेंगे। नहीं तो आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अरेंज कर दूं, ताकि आपकी एग्जाम में कोई आपका कॉन्सेप्ट, और इसमें जो मैं क्वेश्चंस अरेंज कर रहा हूँ उसमें मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई टॉपिक मिस ना हो आप लोगों का। कि मतलब क्योंकि ये सारे के सारे इसके कैटेगोरिकल अरेंजमेंट्स हैं कि अगर एनएसआईपी कवर हो गया तो यूआईपी कवर हुआ है कि नहीं हुआ किसी टॉपिक में, तो हम इस तरीके से इसको चेक करके कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप लोग अगर इसको पूरा मुकम्मल गो थ्रू कर लें हमारे एमसीक्यूज को, तो फिर आपको कोई टॉपिक रिवाइज होने से रहना नहीं चाहिए। तो ये भी टारगेट है, अभी है नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम कर लेंगे जल्दी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। फिर अगले अगले सेशन में फिर डिस्कशन के साथ मुलाकात होती है। जजाकल्ला।